एक्सरे एनर्जी लेवल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कल डिस्कस कर रहे थे इसको, पर आगे फर्दर कुछ डिस्कशंस हैं। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक्सरे एनर्जी लेवल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कल डिस्कस कर रहे थे इसको, पर आगे फर्दर कुछ डिस्कशंस हैं। इसमें हम लोग के सेल एल सेल से जो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं और फिर एक्सरे एमिट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में इसका हो सकता है एप्लीकेशन हो। सो एक्सरे एनर्जी लेवल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडेस क्लास। सो व्हेन ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ कैथोड रे से जो इलेक्ट्रॉन कैथोड फिलामेंट को हीट करोगे तो कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे में जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं स्ट्राइक करते हैं जब टारगेट को, तो क्या होगा? दे पेनिट्रेट द टारगेट एटम्स एंड नॉक आउट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर सेल सच एज के और एल सेल। के और एल सेल से जो इनर सेल्स हैं, के एल एम एन सेल्स होती है, तो आप जानते हैं इनर सेल के सेल होगा, फिर उसके ऊपर एल सेल एम सेल, इनर सेल्स सच एज के एल, इन सब में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होगा। ठीक है, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक करके टारगेट एटम्स के साथ पेनिट्रेट करके इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करेगा, बाहर निकाल देगा। तो क्या होगा? उस सब सेल में, पर्टिकुलर सेल में एक वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाए। वैकेंसी या होल विल बी क्रिएटेड इन दैट सेल, आइदर के सेल हो या एल सेल। इट मे बी फिल्ड बाय अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल और एम सेल। इस प्रोसेस में जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो के सेल वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, सॉरी एल सेल वाला आ गया के सेल में। तो एल सेल वाला जब इलेक्ट्रॉन आएगा के सेल में, तो कितनी एनर्जी एमिट होगी? यही डिफरेंस होगा, E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी एमिट होगी। यहाँ E2 एनर्जी है, के सेल में मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 थी। E2 माइनस E1 विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्स फोटोन। क्लियर? तो एक तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? के सेल एल सेल से। वो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करने के लिए एल सेल से मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो उस इलेक्ट्रॉन के आने से कितना एमिशन में एनर्जी होगी फोटोन की? EL माइनस EK होगा। स्टूडेंट्स बताएं, जो फोटोन की एनर्जी एच होगी दैट विल बी EL माइनस EK। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कहां से कहां तक करना पड़ रहा है? एल से के सेल में, एल टू के। सो इसको हम लोग बोलेंगे के अल्फा एक्सरे बोलेंगे। इस प्रोसेस में एक्सरे होगा ना, उसको के अल्फा बोलेंगे, बिकॉज़ वो लाइमन अल्फा के करेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई? एक बार और मैं इसको पढ़ देता हूं। पढ़ने में है कि व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ कैथोड रे स्ट्राइक्स द टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब, इट पेनिट्रेट्स द टारगेट एटम्स एंड नॉक आउट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो, नॉक आउट कर देना। पहले तो इलेक्ट्रॉन के सेल का मान लो ये पूरी तरह से बाहर हो गया, इतनी एनर्जी एक्सरे की है कि मान लो ये बाहर हो गया। किसी और सेल में भी जा सकता है। यहाँ नॉक आउट करने का मतलब बोल रहा है कि आयनाइज हो गया। फिर क्या होगा? यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। नाउ दिस वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय आइदर एल सेल इलेक्ट्रॉन और एम सेल इलेक्ट्रॉन, एम एल के। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एम सेल से आएगा के सेल में, तो इसको कौन सा बोलेंगे? के बीटा, है ना? इसको के बीटा बोलेंगे, जो लाइमन बीटा के करेस्पॉन्डिंग होगा। और अगर एल से के आएगा तो उसको के अल्फा बोलेंगे। और मान लो कोई एन सेल का इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करता है, तो क्या बोलेंगे? के गामा। के गामा, यस। के अल्फा, के बीटा, के गामा, इनके चांसेस बनेंगे। कब बनेंगे? जब फोटोन एमिट होगा ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एल एंड के सेल, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एल एंड के सेल, के अल्फा विल बी एमिटेड। एम और के बीच में ट्रांजिशन होगा, एम से इलेक्ट्रॉन के में जाएगा तो आपको के बीटा मिलेगा। इस तरह से पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो पहले आपको इतनी एनर्जी एक्सरे की एनर्जी डालनी है कि वो आयनाइज हो जाए। ठीक है, अगर आयनाइज करने के बराबर इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा तब ये पॉसिबिलिटी बनेगी। सो इफ ए वैकेंसी, अब इसमें देखो, इट मे बी फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल और एम सेल। इफ ए वैकेंसी इज क्रिएटेड इन एल सेल, इट मे बी फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम और हायर सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये जान लेना। जैसे यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई तो एम सेल से आएगा, वैसा नहीं कि के सेल वाला इलेक्ट्रॉन वापस उल्टा जाकर के एल को भरेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए लिखा है अगर वैकेंसी एल सेल में क्रिएट हो रही है तो उसको फिल करने के लिए हायर सेल एम एन ओ पी से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ऑलवेज एमिशन होगा एक्सरे फोटोन का। ध्यान रखना, अब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो पता चला आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऊपर से ही इलेक्ट्रॉन आएगा एमिशन प्रोसेस के थ्रू। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि n = 3, n = 1, n = 2, तीन सेल्स दिखा रखे हैं। के एल एम तीन सेल दिखा रखा है। एक ट्रांजिशन में देख रहे हैं एल सेल से के सेल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, इसको के अल्फा एक्सरे बोल रहे हैं हम लोग। सो इस ट्रांजिशन में इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? के अल्फा एक्सरे, जिसमें 2 से 1 की तरफ, n = 2 से n = 1 की तरफ ट्रांजिशन होगा। फिर एक ट्रांजिशन है जिसमें n = 3 से n = 1 का ट्रांजिशन होगा, जिसको हम लोग के बीटा एक्सरे बोल रहे हैं। और फिर एक एम सेल से एल की तरफ होगा, एम से एल की तरफ, एम से एल की तरफ, इसको बोल रहे हैं हम लोग एल अल्फा। लाइमन अल्फा नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस इज एल अल्फा सीरीज। एल सीरीज हो रही है और उसमें अल्फा फर्स्ट लाइन। ध्यान रखना, एल अल्फा यहाँ जो लिखा गया दिस इज नॉट लाइमन अल्फा लाइन। लाइमन अल्फा नहीं है। इस इमेज को बना लीजिए और ये लिख लीजिए। कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा। तो आज मैंने इसलिए एनर्जी लेवल्स और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को एक्सप्लेन करने के लिए कि इमेज बना के कैसे समझेंगे, क्या पॉइंट्स होंगे इसमें। ठीक है, तो नोट कर लें। जी सर। नोट हो गया? यस सर। ओके, so next key point, K series, this is equivalent to Lyman series of hydrogen. Transitions are similar to Lyman series of hydrogen, and we can see that this K series has different lines: K alpha, K beta, K gamma, K delta also. So K alpha is starting from n = 2 and ending at n = 1. K सेल में जाकर एंड हो रहा है, इसलिए K सीरीज नाम है। K beta is starting from n = 3 and end कर रहा है K सेल पर। अगेन K सेल है तो K सीरीज नाम होगा। K alpha, K beta दोनों K सीरीज हो गया। और K gamma n = 4 से स्टार्ट होगा, n = 1 पे एंड होगा। दिस इज अगेन K सेल एंड ये भी K सेल का ही है, तो इसलिए इसको K gamma नाम दिया गया। K delta, दिस इज फोर्थ लाइन ऑफ K सीरीज एंड n = 5, n = 1। इस ट्रांजिशन को भी आप देख रहे हैं, एंड हो रहा है n = 1। तो जितने ट्रांजिशन n = 1 पर एंडिंग हो रही है, दे आर नोन एज K सीरीज लाइंस। पहले का नाम है K alpha, दूसरे का K beta, तीसरा K gamma, चौथा K delta। तो K के साथ अल्फा बीटा गामा 1 2 3 4 के लिए यूज किया गया। और ये n = 1, n = 1 सभी लाइंस के लिए, इसलिए इसको K सीरीज बोल रहे हैं। अगर n = 2 होता है, n = 2, तब हम लोग बोलते हैं इसको L सीरीज। जैसे यहाँ L सीरीज के लिए लिखा है, L सीरीज इज इक्विवेलेंट टू बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। बामर सीरीज अगर L अल्फा को देखें तो n = 3 से n = 2, ये वही है हाइड्रोजन अल्फा जिसको बोलते थे H अल्फा लाइन। H अल्फा लाइन के करेस्पॉन्डिंग यहाँ L सीरीज की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ आ सकता है, या वेवलेंथ नहीं भी आया तो ट्रांजिशन उतना रहेगा। ठीक है, वेवलेंथ उसके नियर अबाउट से ज्यादा कम हो सकता है पॉसिबल, बट ध्यान रखेंगे कि जो L अल्फा है दिस इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज के H अल्फा लाइन के वेवलेंथ के लिए जो ट्रांजिशन चाहिए, एनर्जी लेवल चाहिए, ऑर्बिट चाहिए, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, वही यहाँ। तो L अल्फा n = 2 to n = 2, L बीटा n = 4 to n = 2। ये L अल्फा L बीटा दो ट्रांजिशन हमने आज शो कर दिया L सीरीज के लिए।
दिस इज इक्विवेलेंट टू गामा सीरीज। आप इसको देख लीजिए, बात कुछ डाउट्स है तो बताएं। इसको कल ही मैंने थोड़ा बहुत हिंट किया था आपको, और आज मैंने इसीलिए इसको अलग अलग लिख करके की इंडिविजुअली क्या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, के अल्फा लिखेगा, के बीटा लिखेगा, के गामा, के डेल्टा। तो ऐसे एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, एल डेल्टा मैं 4 लाइंस लिख रहा हूं। देयर आर अदर लाइंस आल्सो, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ डिफरेंट लाइंस। बट अगर बात करें तो इसमें इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, क्योंकि n = 2, n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट हो सकता है। तो बट वी आर डीलिंग विद ओनली 4 लाइंस, 4 स्टार्टिंग लाइंस हैविंग लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स। तो सक्सेसिव में ज्यादा एनर्जी लेवल है, डिफरेंस है, उसी को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। 2 से 1 अब जानते हैं ज्यादा गैप है, 3 से 1 थोड़ा ज्यादा गैप हुआ, 4 से 1 भी थोड़ा गैप बढ़ता है, तो ये बढ़ता जाएगा n इंफिनिटी से 1 वाले करके नियर अबाउट। n इंफिनिटी n जो वैल्यू इनफाइनाइट और 1 में होगी वो सबसे ज्यादा गैप होगा। बट तो क्या करस्पॉन्डिंग हमें सीरीज का लिमिट मिलता है। सीरीज लिमिट क्या कह सकते हो आप, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। बात होगी अगर क्वेश्चन में आया होगा वैसा तो कर लिया हमने। यस सर। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ एल सीरीज, के सीरीज, तो हम लोग आगे एल सीरीज में एल डेल्टा और एल गामा ये दोनों का भी ट्रांजिशन लिखा हुआ है। नंबर एन आई का वैल्यू बढ़ा करके लिख लेंगे आप, इसको नोट कर लीजिए, मोजले लॉ बताते हैं। सर यस, इसमें भी सर जो एनर्जी गैप वो करस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा वो सब कम होगा ना कि अल्फा से, इसमें भी एनर्जी गैप रिड्यूस होता जाएगा। यस 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 यस, कम होता जाएगा, वो तो श्योर है, उसी बेसिस पर है ना, जैसे हाइड्रोजन में था वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स में भी होगा। ठीक है, एनर्जी गैप कम होता जाएगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि 1 से 2 है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे गैप कुछ और होगा और उसके ऊपर कुछ और होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नहीं है, वो एनर्जी लेवल्स में गैपिंग जो है ना, इसको क्वांटम नंबर बढ़ाने से थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता जाता है। स्टार्टिंग में 1 से 2 का जो गैप होगा n = 1 से n = 2 उससे ज्यादा रहता है, फिर 2 से 3 वाला थोड़ा कम, 3 से 4 थोड़ा कम। कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई एनर्जी लेवल कम ज्यादा मेटा स्टेबल स्टेट आ गया किसी एलिमेंट में, तो सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, अदरवाइज यही चलता है, n इंक्रीजेस बट एनर्जी गैप डिक्रीजेस। अब आपके पास नेक्स्ट है मोजले लॉ। मोजले लॉ का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वेवलेंथ का फार्मूला 1/λ r z - सिग्मा स्क्वायर 1/n² - 1/ni² से आता है। करेक्ट है फार्मूला। इस फार्मूले में c मल्टीप्लाई कर दो, वी हैव 1/λ मल्टीप्लाइड बाय c। c by λ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। यस, c by λ इज फ्रीक्वेंसी, न्यू न्यू इज इक्वल टू c by λ, सो वी हैव न्यू इज इक्वल टू rc, rc z - सिग्मा स्क्वायर 1/n² - 1/ni²। ये c by λ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला यहां पर रेडी है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के केस में कोई भी सर्कल लाइन आएगा तो उसका वेवलेंथ कैसे रिलेट होता है, ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा, और आज अभी उसके लिए c मल्टीप्लाई किया जिससे कि फार्मूले को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जा सके। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन z वैल्यू। फ्रीक्वेंसी z पर किस तरह से डिपेंड करती है, z की हाईएस्ट कौन सी पावर पर, z स्क्वायर। यस, सो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z - सिग्मा होल स्क्वायर, z - सिग्मा होल स्क्वायर, सिग्मा इज कांस्टेंट, सो z स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल की तरह से फ्रीक्वेंसी की मिल जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। यस, हो गया। यस सर। तो आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी c मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू z - सिग्मा स्क्वायर, frequency proportional to z minus sigma square, square root of frequency is proportional to z minus sigma, square root of frequency is proportional to z minus sigma, and now in last we have under root nu is proportional to z. Under root nu is proportional to z, इसका क्या मतलब है, ये जो under root nu है, square root of frequency that is proportional to atomic number of the target element. The square root of frequency is proportional directly proportional to square root of atomic number of that element, the target element. Clear? तो target element है, उसी का atomic number यहाँ काम आएगा, बताइए। अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू z है, z टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कह सकते हो, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हो। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर हम पता रखें, ध्यान रखें कि क्या है, कितना नंबर में है, हम लोग ये फॉर्मूला आराम से बता सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिकल डेटा आया था, एक कह सकते हैं मॉडिफिकेशन आया है कि जो मोजले है, मोजले अपने लॉ के अकॉर्डिंग ये बता देता है कि जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसका वेवलेंथ, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है तो उसका जो वेवलेंथ आएगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो किसके साथ रिलेट हो जाएगा, जिस एलिमेंट से ये एमिट हुआ है उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ। तो आपने ये देखा होगा कि मोजले ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसमें बोला था कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब मोस्ट जो मोस्टली यूज करने वाली प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आप एक्सरे की बात करें वो डायरेक्टली जेड के साथ प्रोपोर्शनल दिखाता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली जेड के साथ प्रोपोर्शनल दिखाता है। एटॉमिक वेट तो नहीं आना चाहिए। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो मेंडलीव ने अकॉर्डिंग टू वेट रखा, जैसे हम किसी क्लास में जाए तो बोलते हैं छोटे बच्चे आगे बैठेंगे, बड़े बच्चे पीछे बैठेंगे, बोलते हैं क्लास में। यस सर। तो छोटे बच्चे आगे बैठेंगे, पीछे धीरे धीरे क्लास में साइज बड़ा होता जाएगा, सबसे भारी बच्चा, सबसे लंबा स्टूडेंट होगा सबसे पीछे बैठाया जाता है। तो इस तरह का ही पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था किसने, मेंडलीव ने। वो बोला मेंडलीव की जो लाइटेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, ड्यूटेरियम, उसने वेट के अकॉर्डिंग रखा था, एटॉमिक वेट। वेट मीटर किया, बोला कि हां ये लाइटेस्ट से हेवीएस्ट एटम की तरफ, एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और हमारा अलग अलग पॉइंट फिक्स होता जा रहा है पीरियोडिक टेबल में। एक एलिमेंट हाइड्रोजन आया तो उसको z = 1 हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, z = 2 आया हो गया हीलियम, z = 3 आया लिथियम, 4 हो गया बेरिलियम, 5 हो गया बोरॉन, 6 हो गया कार्बन। इस तरह से आप देखोगे कि एलिमेंट्स 1 बाय 1 हमें मिलता जाएगा, और वही एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व कर लेंगे। अब आती है बात नेक्स्ट की, क्या इनके एटॉमिक वेट्स ही इसमें रिस्पांसिबल थे इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए, तो बाद में आया कि नहीं। मोजले ने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसका स्क्वायर रूट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अंडर रूट न्यू इंक्रीजेस एज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ z। जेड बढ़ाएंगे अगर हम लोग तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। हाँ, ये अलग है कि किस तरह से बढ़ेगा, कौन से उसके साथ कुछ इंटरसेप्ट वगैरह आएंगे, क्या स्लोप होगा, इसकी बात भी हम लोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस फार्मूले में स्लोप में क्या आ सकता है, 1/n² - 1/ni² इनटू आरसी, आरसी इनटू 1/ni² n² - ni², 1/ni², ये तो स्लोप में आ जाएगा ना स्ट्रेट लाइन से स्लोप में। अगर हम फ्रीक्वेंसी को एक एक्सिस पे प्लॉट करें, z - सिग्मा स्क्वायर को एक प्लॉट करें तो स्लोप होगा rc इनटू 1/n² - 1/ni² होगा। ठीक है, अच्छा के अल्फा के बीटा का स्लोप देख के बताओ अंडर रूट न्यू वर्सेस z कर्व में क्या होगा।
अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड जो कर्व है अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड, उसमें के अल्फा के बीटा का स्लोप क्या होगा, बस फॉर्मूला बता दो क्या होगा स्लोप का। यस क्या आएगा के अल्फा के बीटा का स्लोप अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड कर्व में? माइनस सी आर बाई 4 क्या माइनस? वैसे स्लोप क्या है यहाँ पर, आप पहले स्लोप लिख लो तो फिर बात करें। कई बार होता है कि इसका स्लोप पूछ लेगा कि अल्फा के बीटा के स्लोप का रेशियो विथ स्लोप इज इक्वल टू अंडर रूट आर सी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन ठीक है, ये आएगा। ये स्लोप आएगा और इस स्लोप के साथ के अल्फा के बीटा के गामा के डेल्टा एल अल्फा एल बीटा एल गामा एल डेल्टा सबका स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए क्या आएगा या पता लगा सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड का स्लोप क्या है, अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड का। अब इंटरसेप्ट नहीं दिखा, इंटरसेप्ट क्या होगा वो भी आपको लिखना चाहिए। So according to Moseley's law, the square root of the frequency of a spectral line emitted from a target is proportional to directly proportional to the atomic number of the target element. Clear? ये नोट कर लो। स्लोप, क्योंकि स्लोप अगर पूछेगा तो आपको हर बार NF NI इसकी वैल्यूज रख करके तुरंत आंसर करना पड़ेगा। तो ये स्लाइड में ब्रैकेट में z माइनस डेल्टा क्या है और z माइनस सिग्मा सिग्मा वो गलती से सिग्मा की जगह डेल्टा हो गया था। ओके सर, ये डाउट करा। हाँ सिग्मा है वो तो एक ही सिंबल यूज करना है, चाहे सिग्मा इस डेल्टा इस। मैंने सिग्मा यूज करके क्लास में किया हुआ है। तो सही कर देता हूँ, रुकिए। हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको रिमूव कर दिया तो ट्रांजिशन किसका होगा सर? क्या करेंगे फिर बताना। हाइड्रोजन के लिए सर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको रिमूव कर दिया तो फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे कैसे निकलेगा, मतलब ट्रांजिशन कहाँ होगा, फिर इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है, टारगेट में क्या यूज कर पाओगे इसको? जब हाइड्रोजन के ही फार्मूले से आप लाए हो तो सिग्मा उसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्या है? आप हाइड्रोजन के फार्मूले का ही यूज कर रहे हो ना, है बात समझे मेरी? यस सर। आप तो हाइड्रोजन का ही फार्मूला यूज कर रहे हो तो सिग्मा लगाने की जरूरत क्या है? तो डायरेक्टली उसका इफेक्टिव न्यूक्लियस और एक्चुअल न्यूक्लियस दोनों तो सेम हो जाएगा ना। बोस एटॉमिक मॉडल तो पहले ही हाइड्रोजन की ही प्रॉपर्टी बताने में यूज किया गया इफेक्टिवली। यस सर। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वो सही। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। काम का थियोरेटिकल डिस्कशन हो गया है एक्सरे पर, बीएससी लेवल पे जितना हो सकता है एक्सरे का क्वेश्चन डिस्कशन वो हम लोग कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट वाले पार्ट में भी अपने इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है के अल्फा। ठीक है, कुछ चीजें लिख रखी है मैंने। के अल्फा स्लोप ऑफ अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड का क्या होगा? अंडर रूट 3/4 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो 3 अंडर रूट 3/4 आरसी। के बीटा का स्लोप अंडर रूट 8/9 आरसी। के गामा का स्लोप अंडर रूट 15/16 आरसी। उस तरह से के अल्फा के बीटा के गामा का स्लोप ज्यादा किसका है? के अल्फा के बीटा के गामा में 3/4 अंडर रूट 8/9 15/16 कौन सा ज्यादा वैल्यू दिखाएगा? स्लोप किसका ज्यादा? के गामा का। ओके, सो एल अल्फा एल बीटा एल गामा इनके भी स्लोप लिख दिए हैं। अंडर रूट 5/36 आरसी, अंडर रूट 3/16 आरसी और उसके बाद नेक्स्ट आया है एल गामा में अंडर रूट 21/100 आरसी। तीनों को चेक जरूर कर लेना, जो भी मैंने स्लोप लिखे हैं आप एनआई और एनएफ की वैल्यू से वेरीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद ये नोट कर लेना। तो स्लोप कई बार हो सकता है कि अल्फा के बीटा के गामा एल पूछ सकता है कौन सा स्लोप ज्यादा है कौन सा स्लोप कम है, और साथ साथ रेशियो वगैरह का स्लोप में पूछे तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर रखो। कर लीजिए सॉल्व इसको, नोट कर लीजिए, एक बार चेक कर लेना जरूर सॉल्व करके। कर लिया? यस सर। ओके, इसका एक इमेज भी बना लीजिए और ये देख लीजिए कि जो मैंने बात वहां बोली कि अल्फा के बीटा के गामा पर, अच्छा मैंने एल अल्फा एल बीटा गामा नहीं बनाया, क्या एम अल्फा एल बीटा लगा दिया, कोई नहीं, बीच में उसका डायग्राम भी बना देता हूँ। ठीक है, तो के अल्फा के बीटा के गामा एल अल्फा एल बीटा एल गामा मान लो यहाँ पर है, ये हो गया एल अल्फा एल बीटा एल गामा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिए। इनके इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, इनके इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत अभी आपको नहीं है। हो सकता है स्लाइटली उसमें वेरिएशन आए तो अभी मैं उसको स्लोप्स देख रहा हूँ, इंटरसेप्ट्स को भी नहीं मेंशन कर रहा हूँ। क्लियर? इंटरसेप्ट हो सकता है कि आप जैसे यहाँ पर बना रहे हो ना, एक ऐसे दिखे फिर एक ऐसे दिखे एक ऐसे दिखे, यहाँ पर हो सकता है ये ज्वाइन ना हो। ठीक है, यहाँ जो सेंटर मैंने पॉइंट ज्वाइन कर दिया है एक साथ, ये मानते हुए कि इनके स्लोप्स तो अलग अलग है बट इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट, तो एक्चुअली इंटरसेप्ट में डिफरेंट होंगे, लेकिन मैंने जूम कर लिया है एक तरह से, सिमिलर किया मैंने उस पर कैलकुलेशन नहीं किया।
लेकिन आप करोगे तो आप ये देखोगे कि लाइन ऐसी आएगी, ये कैसे, फिर ये कैसे, फिर ये कैसे, ऐसे आएगी, फिर ये कैसे, ऐसे। तो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग इंटरसेप्ट इग्नोर करके, सॉरी इंटरसेप्ट इग्नोर करके चल रहे हैं, इंटरसेप्ट इग्नोर करके हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार इसको और बनाता हूँ, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। चलिए बना लीजिए इसको, कोई डाउट है इसमें तो बता देंगे आप लोग। ओके, यहाँ लिख देना इग्नोरिंग इंटरसेप्ट्स, वी हैव ड्रॉन दीस स्ट्रेट लाइंस बाय इग्नोरिंग इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इग्नोर करके ला रहा हूँ मैं, नहीं तो आप कहोगे इंटरसेप्ट तो अलग अलग है तो कैसे उसको, तो मैंने इग्नोर करके ओनली स्लोप्स दिखाने का ट्राई किया। यहाँ लिख देना हूँ इग्नोरिंग, क्योंकि उसमें सिग्मा का भी रूल रहेगा ना, इसके लिए कौन सा सिग्मा वैल्यू है, कितना है, वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो इसलिए इग्नोर कर दो इंटरसेप्ट को। क्लियर? यस सर। Okay, sir. ओनली स्लोप को मेंशन करते हुए मैंने ये दिखाया। एक दो प्लेसेस पे मैंने किसी एग्जाम में देखा था क्वेश्चन, हाँ अगर रहेगा इंटरसेप्ट पर इंटरसेप्ट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोग आपको पता है कि क्या करना है उसको, स्लोप के लिए, इंटरसेप्ट के लिए, के अल्फा के बीटा के गामा के लिए, सिग्मा की वैल्यू है 1 कहीं 7.4 कहीं 19.2, उस तरह से आपको ध्यान में रख के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा इनके सब इंटरसेप्ट, अदरवाइज स्लोप तो यही इस तरह से हो जाएगा। सो नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। देखें क्वेश्चन। Yes, sir. सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम IIT जैम 2023 सॉरी, IIT जैम 2023। आपके बुकलेट में ये क्वेश्चन नहीं है, 2021 और 23 का क्वेश्चन आपके बुकलेट में नहीं है। 21 वाला वही क्वेश्चन जिसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्वेश्चन आपके असाइनमेंट बुकलेट में नहीं था ना प्रीवियस ईयर में, और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इन एक्स-रे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 20 किलोवोल्ट द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ जनरेटेड एक्सिस इज। चलिए दो चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या क्या, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का कौन सा वेवलेंथ होगा ये बता सकते हो आप, h by p, ये de Broglie है, h by p, h by अंडर रूट 2 m e, p ऑफ इलेक्ट्रॉन, p ऑफ इलेक्ट्रॉन, m e भी इलेक्ट्रॉन है, h अपॉन अंडर रूट 2 m e p v। अब क्या करें आगे, चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। पोटेंशियल v है, v इज पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू है 20 किलोवोल्ट। क्लियर? तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, जिसको de Broglie वेवलेंथ से तुम करोगे। नाउ लैम्डा ऑफ एक्स-रे, जब एक्स-रे प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, hc by ev, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, ये दो वेवलेंथ्स पूछी जा रही है रेशियो के लिए। हम्म Yes, sir. पहला वाला इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मतलब de Broglie वेवलेंथ, de Broglie हाइपोथेसिस में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन मैटर की तरह, तो ये पता ही है, डेफिनेशन भी है इसके पास, वेव नेचर के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ लिखा, देयरफॉर रेशियो ऑफ de Broglie, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ एंड एक्स-रे का वेवलेंथ, प्रोड्यूस्ड एक्स-रे, तो h अपॉन, इसलिए वैल्यू नहीं पुट किया था कि जो कैंसिल होना वो कैंसिल हो जाए, उसके बाद फिर मैंने वैल्यू पुट कर दूंगा अपॉन hc by ev, कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, और आपके पास e by m रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप उसको भी यूज कर पाओगे अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो। h h कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल कर दो h h, फिर क्या कैंसिल हो रहा है, ev ऊपर गया है, एक ev कैंसिल हो रहा है ना, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ev और नीचे अंडर रूट 2 me c स्क्वायर। यस सर। देखो यस सर। c स्क्वायर बना के अंदर भी भेज दिया मैंने, करेक्ट? यस। ओके, अब सिंप्लीफाइड हो गया, अंडर रूट 1/2 मल्टीप्लाइड बाई e बाई m है, e बाई m की वैल्यू दे रखी है 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा बाई c ही बाहर था, ठीक था वो, कोई नहीं, लिख लेते हैं इसी में 1/3 इंटू 10 टू पावर 8, तो 3 इंटू 9 करके 9 इंटू 10 टू पावर 16 हो जाएगा। हाँ भाई चलो अब देखो बताओ, चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर इसका करेक्ट बताना है आपको। सर वी लिखा वी। है वी यहाँ लिख दो, वी कितना है 20 किलो वोल्ट, अच्छा वी तो ऊपर है ना न्यूमरेटर में, अभी डिनोमिनेटर को लिखता हूँ, एक बार इसका फॉर्मूला बना लेना, क्या बना पहले, मैं यहाँ बना देता हूँ, अंडर रूट वी अपॉन ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई वी अपॉन सी स्क्वायर। चलो तो बाई 2 तो लगा दिया, ई बाई एम लगा दिया, वी वी मतलब 20,000, आप तो कैलकुलेट कर लो, मैं लिख रहा हूँ तब तक। टू डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर चाहिए। Sir, 0.14. 0.14 Zero point one. 14 है ना, लग तो रहा है सही होना चाहिए। हम्म,
और स्टूडेंट्स कोई अलग आंसर अगर आ रहा हो तो आपको बताइए आप, अदरवाइज इसी को कंसीडर कर लीजिए आंसर। कितना आ रहा है इसका आंसर? सर यही आ रहा है। अरे सबका यही आ रहा है। यस 0.139। आप बताइए कुछ गलत है? कहीं कोई डाउट, प्रॉब्लम, मिस्टेक, कुछ छूट गया हो? हम्म? बताइए कुछ छूटा है? आंसर की सबको पास है पहले की टॉपिक जब एग्जाम हुआ था उस समय का क्वेश्चन पेपर है? एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है? एक बार इसका आंसर जरूर वेरीफाई कर लेना आप। हो गया यही आ रहा है सबका? यस सर। कुछ अलग नहीं अलग नहीं आ रहा ना, इसका मतलब मैं इसको यहीं इसी पॉइंट पर रिज्यूम कर लूँ कि करेक्ट है। मुझे लगा कुछ अलग आंसर आता तो अच्छा रहता। थोड़ा तो लगाना चाहिए ना। सबका यही आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट भी हो सकता है ये आंसर। चलिए कोई नहीं, आप लोग इसका आंसर की चेक कर लेना। एक्चुअल पेपर आपके पास होगा तो ऑनलाइन या मिल जाएगा, तो इसका आंसर की एक बार देख लेना। अगर कहीं मिस्टेक आपको लग रही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आप बता सकते हो। है कोई मिस्टेक तो बता दे सकते हैं आप, नहीं तो यही आंसर मुझे लगता है कि सही होगा। कहीं मिस्टेक नहीं होना रेशियो वगैरह लेने में। 20 किलो वोल्ट 20,000 लिखा है। चलिए सही होगा फिर। सही अरेंज में दिया गया है 0.12 से 0.16 0.12 से 0.14 है ना, 16 है ना, ये दिया है आपके पास आंसर किसका? चलो तब ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट में नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन, तो ऐसे भी बहुत डाउट लगता है कि पता नहीं सॉल्व कर रहे हैं सही है या नहीं सही है। चलिए कोई नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं। जैम के क्वेश्चन को कम से कम हमें सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हो आज 3-4 साल के क्वेश्चन, कल 2 क्वेश्चन दिए थे कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे पर, और अभी वाला क्वेश्चन वेवलेंथ रेशियो वगैरह, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिलेटेड है। तो मोजलेस लॉ में न्यू किसके प्रपोजल होता है? जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चेक कर लीजिए इसको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अंडर रूट न्यू तो नहीं दिया ना मोजले लॉ में, ओनली न्यू दिया है। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होगा, जब मैंने सिग्मा होल स्क्वायर था वहां सिग्मा को आप 1 2 3 4 7 ऐसा कुछ वैल्यू इग्नोर कर सकते हो, और इग्नोर नहीं भी करोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म न्यू के प्रोपोर्शनलिटी में जेड स्क्वायर होगा प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा जेड। तो डिपेंडेंसी तो हायर ऑर्डर जेड पर ही रहेगी ना, जेड स्क्वायर पर ही। जब मैंने सिग्मा होल स्क्वायर देखोगे तो जेड स्क्वायर इज द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ऑन व्हिच न्यू इज प्रोपोर्शनल, न्यू इज प्रोपोर्शनल, न्यू की प्रोपोर्शनलिटी हाईएस्ट ऑर्डर जेड स्क्वायर पर प्रोपोर्शनलिटी। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर, इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। प्रीवियस स्लाइड प्रीवियस स्लाइड होगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 49, फॉर द रिवर कांस्टेंट r which of the following statement is true? इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इज इट ट्रू? एटॉमिक वेट न्यूक्लियर वेट पे डिपेंड करता है ना ये। Yes, sir. Atomic weight and nuclear weight both are nearly same. So we can say that this value river constant depends on atomic weight, or you can say nuclear weight. Both are closely differ करने वाले वैल्यूज हैं। तो आप उसको इग्नोर करके उनका डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक मास को इग्नोर करते हैं तो atomic weight न्यूक्लियर मास दोनों लगभग एक जैसे हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को आप जानते ही हैं कि न्यूक्लियस के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, नेगलेक्ट कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन के मास को। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन 59, इसमें बताइए सर उसमें ऑप्शन सी भी तो सही है सर। क्या है वो? मास पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा है? किसका मास लिखा है? देखो मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इंडिपेंडेंट सबसे दोनों इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट का डिपेंड कर रहा है। तो ये है, बताइए नीचे भी डी पे तो सही है फिर। इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये दिया है। तो जब डिपेंडेंसी वाली बात हम कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वाले पे तो प्लांक कांस्टेंट भी नहीं है उसके मामले में, रिवर कांस्टेंट। अच्छा रिवर कांस्टेंट में मास नहीं है क्या, ये बताना। इस वाले फॉर्मूले पे नजर दौड़ाया कभी रिवर कांस्टेंट पे? आप ओनली इस पर गए ना, r इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 r इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस स्मॉल m कहते हैं। तो आप तो इसको देख रहे हो, इसको क्यों नहीं देखा है? नीचे वाले दोनों ऑप्शन सही हो जाए, नहीं सही होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। हाँ यस हाँ, तो यही आपको देखना पड़ेगा कि रिवर कांस्टेंट के दो फार्मूले हैं, एक में मास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वही मुझे तुरंत याद आ गया कि अगर हम बात करें एक फार्मूले की तो उसमें तो नहीं है इंडिपेंडेंट, आप कह सकते थे, बट तुरंत ही दूसरा फार्मूला आएगा तो उसमें तो डिपेंडेंसी है, एच पर भी है, मास पर भी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर भी है। तो इसलिए तो आप एमसी और डी तो कभी करेक्ट नहीं कर सकते, कभी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है करेक्ट है। अभी ऑप्शन हमारा बी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज़ ये वेरी करता है न्यूक्लियर मास के साथ, एटॉमिक वेट के साथ, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट अज्यूम करना ये रॉन्ग हो जाएगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन,
मोज़ले लॉ को बहुत बार बीएचयू वाले एग्जाम में पूछते रहे हैं, मोज़ले लॉ। आगे बढ़े। नेक्स्ट दिस वन। इसमें आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है। वोल्टेज दे रखा है लैम्डा एस डब्ल्यू एल इज इक्वल टू 12,400 एंगस्ट्रॉम अपॉन 40,000 वोल्ट। चलिए इसको देख लीजिए, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। यस 0.3 अच्छा 0.031 ये आ रहा है एग्जैक्टली ना आ रहा है या कुछ वेरिएबल है। एग्जैक्टली आ रहा है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट बीएचयू का क्वेश्चन ये कल मैंने होमवर्क किया था, आई थिंक सबने ट्राई जरूर किया होगा, आंसर बताओगे आप। सर ए यस कल दिया था क्वेश्चन होमवर्क मैंने और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सोल्यूशन इसका बताओगे आप। एंड जो नैनोमीटर में वैल्यू दे रखी है वो जैम के एक क्वेश्चन में ऑलरेडी था 1.154 समथिंग है, 0.154 आपने सॉल्व किया था जैम में, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इम्प्योरिटी जो है 0.154 नैनोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम के बराबर वेवलेंथ रखा है, इसका मतलब जो इम्प्योरिटी है वो कॉपर है, कॉपर की इम्प्योरिटी है 29 हो जाएगा इसका मतलब। अब देखिए कैलकुलेशन इसने किया हो, किसी स्टूडेंट ने किया था सॉल्व। यस सर। हां चलिए ठीक है, तो किया तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको भी मैंने कल आपको दिखाया था, इसको भी मैंने आप लोगों को कल दिखा रखा है। कितना आएगा इसका 27 20। 27 जिसको लगे कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है प्लीज बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये बता रहे हैं स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग भी बता सकते हो कि मैंने भी ट्राई किया बट मेरा सॉल्व नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम आई, तो मैं उसको एग्री करते हुए क्वेश्चन आप लोगों से अभी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। सर आपने जो 0.31 वाला क्वेश्चन किया था हम्म। सर उसका जो जो ऑप्शन दिया गया था वो सब ठीक था। कहाँ ऑप्शन दिया गया था? क्या यस सर। क्या ठीक है, सुनिए सुनना 0.031 आएगा। जो भी रहेगा ना आप करना चाह रहे हो, यस सर। यस सर। इस बात को कौन बोलेगा? हम्म? कौन बोलेगा? ये नैनोमीटर दिया हुआ है, यूनिट तो है नहीं ना, ओके सर। समझ में आ गया। जी सर। यूनिट नहीं दिया है, यूनिट तो आपको देखना पड़ेगा ना, किस यूनिट में यही न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो आप इसे नैनोमीटर लगा दो। ये तो हमारे ऊपर है ना, अगर नैनोमीटर में ही देना है तो ये आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज जीरो हटाना पड़ेगा। देखिए जब सब कुछ जानते हुए ये नहीं है कि हम लोग इग्नोर कर देंगे, नैनोमीटर में होगा तभी इसका आंसर मैच करेगा, तो मुझे भी पता है इसका, इसको बोला नहीं तो मैंने भी आगे छोड़ दिया, मुझे लगा चलो एक स्टूडेंट बोला कि हाँ इतना आ रहा है, तो मैंने वेरीफाई किया, पूछ लिया आप लोगों से, सबने बोला हाँ इतना ही है। सर मैंने लेकिन यूनिट मुझे देखा नहीं सर, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो 310 आ रहा था, तो मैंने सोचा यही होगा। होगा, लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग लिख रखा है नैनोमीटर में, कोई बात नहीं होता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए जितना इंपॉर्टेंट यूनिट है उतना किसी और कोर्स के क्वेश्चन के लिए नहीं होता। फिजिक्स में हमारा काम ही यूनिट से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले हमें बताया गया था फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, इसके बारे में हमारे बैचलर में ही हमको। हाँ यस सर प्रीवियस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज नहीं करना करेंगे क्या किसको 40 किलो वोल्ट्स को? एक्चुअली HC/E का वैल्यू लिखा हुआ 12,700, HC/E का वैल्यू है वो, बात समझे। ओके सर। देख लो इसको क्या है, ये 6.6 into 10 to the power -34, C है 3 into 10 to the power 8, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19, करके देखो। करके इसका कैलकुलेशन 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा 12,375 लगभग। यस एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑलरेडी इंक्लूड करके ये फार्मूला बनाया गया है, ओनली वोल्टेज को लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस को रखना है वोल्ट में, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके सो लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा इसमें बीएचयू के क्वेश्चंस, एक्सरे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे इन दोनों से। अब मैंने क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक का डाल दिया, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, इसके क्वेश्चंस को क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में पढ़े हुए थे। आप इन चारों स्टेटमेंट्स में से फॉल्स स्टेटमेंट देख करके बताओ, पढ़ के बताओ। क्वेश्चन बीएचयू का ही है लेकिन एक्सरे से रिलेटेड था, अब मुझे याद आया कि ये तो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन वाले असाइनमेंट में कहीं पढ़ा हुआ था, तो आपको इन चारों स्टेटमेंट से पढ़ना है, क्योंकि देखिए आपके एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं ही, प्रैक्टिस क्यों ना हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कर लें। तो मोज़ले लॉ के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट, इस एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इट इज ट्रू। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ओरिजिन बताता है मोज़ले लॉ, अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड, अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड जो है वो मोज़ले लॉ है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे से ही आता है। ठीक है, दूसरा इट प्रेडिक्ट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम पैरामीटर में क्या होता है 21 21। एक्चुअली पहले मैंने पीरियोडिक टेबल में इनका प्लेस चेंज था, बाद में इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि स्कैंडियम जो है वो कैल्शियम और टाइटेनियम के बीच में आता है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है 20, टाइटेनियम है 22, तो 20 और 22 वाले में ही तो 21 वाला एलिमेंट आएगा। और उसके बाद इट हेल्प्स इन करेक्टिंग द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को करेक्ट भी करता है। अब नीचे वाला ऑप्शन है फॉर एनी वन मटेरियल एल रेडिएशंस आर मच मोर पेनिट्रेटिंग देन के रेडिएशन, इज इट ट्रू और नॉट? फॉल्स फॉल्स व्हाई व्हाई फॉर एनी वन मटेरियल फॉर के रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इज मोर, के रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यस, के रेडिएशन में एनर्जी गैप भी ज्यादा है। Yes. के रेडिएशन में एनर्जी लार्ज है, एल रेडिएशन एम रेडिएशन इन सब में एनर्जी कम कम और कम होता है। के रेडिएशन में अगर मान लो के अल्फा ले लो, तो के अल्फा के लिए क्या था 3 से 2 सॉरी 2 से 1, और जो एल अल्फा है उसके लिए क्या है 3 से 2, तो आप यही देख सकते हो के अल्फा और एल अल्फा का एनर्जी किससे ज्यादा होगी टीएल के अल्फा, तो के अल्फा की एनर्जी लार्ज है, इसका मतलब पेनिट्रेशन भी उसका ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी के साथ वो पेनिट्रेट करेगा किसी भी टारगेट मटेरियल के अंदर, वो ज्यादा दूर तक जाएगा विदाउट अब्जॉर्ब हुए।
हाई एनर्जी से पेनिट्रेट करने का मतलब है कि वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, इसके बाद ऑब्जर्व होगा। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। डी ऑप्शन जो है, एल रेडिएशंस आर लेस पेनिट्रेटिंग देन के रेडिएशन, ये बात यहाँ पर करेक्ट है, इनकरेक्ट है। के रेडिएशन ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है एल रेडिएशन से, इसलिए ऑप्शन डी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना है, आपको वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस लैम्डा बताना है, तो आप क्या करेंगे, नैनोमीटर में है यूनिट, तो मैं नैनोमीटर वाला यूनिट यूज कर रहा हूँ, 12400 के प्लेस पर 40 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय वी, तो 12400 की जगह 40 नैनोमीटर, ठीक है। और वी क्या है, देखिए कांस्टेंट की वैल्यू बहुत दे रखी है, उसकी बहुत मैं नहीं समझ रहा हूँ, 30 किलो वोल्ट, आप बताइए। ऑप्शन बी 0414, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग एक्स-रे एमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, तो लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, जब वी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वी इंक्रीजेस, देन लैम्डा मिनिमम क्या होगा, डिक्रीज यस, एरो नीचे कर दो, वी ऊपर जाएगा तो लैम्डा मिनिमम नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा, घट जाएगा वैल्यू, क्लियर। तो मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीज, ऑप्शन ए, यस सर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जस्ट दिया हूं कि आजकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी लाइन लेकर के डाल सकता है कि भाई अब इसका आंसर बताओ, अब उसमें आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने का टाइम आपको भी पता है कितना मिलता होगा आपको, तो इसलिए ये क्वेश्चंस जो कहीं भी आए होंगे एग्जाम्स में, किसी एमएससी एंट्रेंस या अंडर ग्रेजुएट किसी पेपर में, जैसे जैम जेएनयू जैसे ये सब, तो सबको मैं यहाँ पर लेकर प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। चलिए इसका बताइए, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है एक्स रे, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ऑप्शन ए इसको मल्टीप्लाई टारगेट किसकी किसकी फिर बताना, अच्छा टारगेट कहाँ लगाया जाएगा, एनोड पर लगाया जाएगा, कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैथोड से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ ही मूव करेगा ना, तो टारगेट जो है वो एनोड पर लगाया जाता है, इसलिए मैंने एनोड भी लिखा, टारगेट भी लिखा, बस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस बनाए जा सकते थे। सो टारगेट इज एक्चुअली एडेड जॉइन टू द एनोड, एंड एनोड जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज होगा, कैथोड नेगेटिव था, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो बी ऑप्शन एनोड मटेरियल, किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं है, ध्यान दीजिए, किसी और ऑप्शन से डिपेंडेंसी नहीं देखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी BHO प्रीवियस ईयर से है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंटीन्यूअस एक्स रे के लिए क्या फॉल्स है, कंटीन्यूअस आप जानते हैं ना, याद है कंटीन्यूअस, एक तो फॉर्मूला यही था कंटीन्यूअस, लैम्डा मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल क्लास में बता दिया था, ये है पिछली स्लाइड, सर इसका वोल्टेज डिपेंडेंस नहीं होगी किस पे, सर, जो एक्सरे हाँ किस पे डिपेंडेंस, ऑसिलेटिंग वोल्टेज जो तो कैरेक्टरिस्टिक वाला क्या है, यस सर, तो कैरेक्टरिस्टिक वाला क्या, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वी पर डिपेंड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, जैसे पीक आती है, पीक के अल्फा के बीटा पीक जो है, क्या वो वोल्टेज पर डिपेंडेंस है, फॉर्मूले में छोड़ जाता है क्या, नो सर, इसलिए अगला क्वेश्चन है इसके लिए यहाँ लिखा मैंने, अब इसको बताइए, कंटीन्यूअस एक्सरे के लिए क्या है, देयर इज नो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, कट ऑफ लिमिट, लॉन्ग वेवलेंथ, देखिए फॉर्मूला इमेज जो बनता था ऐसा बनता था, देखिए ये ऐसे ऐसे चला जाता है, तो क्या लैम्डा मिनिमम तो फिक्स है, तो लैम्डा मैक्सिमम फिक्स है क्या, नो, हां, बात समझ में आई, यस सर, यस, ये डेटा ऐसे चला जाता है, डेटा ऐसा नहीं है कि ये लिमिट हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ये ऐसे ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ इस तरह से आगे की तरफ ये लगभग कांस्टेंट जैसा होता गया है, इसलिए आप इसको एज्यूम करोगे कि देयर इज नो कट ऑफ लिमिट फॉर मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, एक तो ये हो गया, चलो इसको आपने बढ़ किया, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, कंटीन्यूअस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस डू टू डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज इट ट्रू और नॉट, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं है, डीएक्सेलरेट कर रहे हैं, टारगेट से स्ट्राइक करके अपना एनर्जी डाउन कर रहे हैं, डीएक्सेलरेट हो रहे हैं, अपनी ज्यादा एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी मोस्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्सेलरेट नहीं डीएक्सेलरेट हो रहे हैं, इज इट ट्रू, ये भी करेक्ट है, यस यस। अब इसमें एक ऐसे फॉर्म इमेज बनाया था, एक ऐसे बनाया था, एक ऐसे, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ कंटीन्यूअस एक्स-रे डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्स-रे ट्यूब, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बनाओगे उतना ही इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, बोला था ये क्लास में कि V1 V2 V3 बढ़ाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी की कर्व में भी पीक का हाइट बढ़ता जा रहा है, तो ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए, short wavelength limit SWL depends only on potential difference, not on filament, not on cathode, not on any other element, किसी और अदर एलिमेंट पर नहीं है, किसी और वैल्यू पर नहीं डिपेंड कर रहा है, short wavelength limit depends only on potential difference, D is false, तो यहाँ पर ऑप्शन डी फॉल्स है, पढ़ लिया सब, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से भी हमको हमारे टॉपिक का एक अच्छा सा आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या जानना जरूरी है, अगर आप शॉर्ट नोट वगैरह लिखने बैठो कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक का, तो इतनी बातें लिख दोगे, इतना तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए, अगर शॉर्ट नोट वगैरह बनाना हो तो 2-3 पेज लिखा जा सकता है इन सभी ऑप्शंस को देख कर भी। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन हो गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट में थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूं, जैसे का एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, याद होगा आपको, जैम का मेरा पूरा क्वेश्चन कवर हो गया है, आईटी जैम का टोटल क्वेश्चन कवर्ड है, टीआर का क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है, जैसे का कवर करने के लिए ये छोटा सा टॉपिक मैं आपको हिंट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं चलूंगा जेएनयू और उसके कुछ क्वेश्चन करने में, और एक प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन छूटे हुए, याद होगा आपको, प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर 25 का क्वेश्चन था, मैंने 11th किया था, फिर 17th किया था, 12th 13 14 15 16 ये 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको भी करेंगे इस बार, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोर्स अपना कंप्लीट कर सकें, और उसमें कुछ डाउट्स आपके होंगे तो वो भी आप ले आएंगे, ठीक है। तो अगर सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, इज इट ट्रू और नॉट, यस सर, यस, सो हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s सबसेल के सिंगल एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का कॉमन है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दोनों के लिए कॉमन है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कॉमन है, बस चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक स्पिन एक के लिए ऊपर स्पिन हो गया -, एक के लिए -, करेक्ट, यस यस सर,
हाँ, दो इलेक्ट्रॉन वन एस सबसेल में है, वन एस ऑर्बिटल में है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है, मतलब पहले का n1 1, दूसरे का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 1, L1 भी 1 है, 0 है, L2 भी 0। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए होल्ड होगा। ये लिखा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए होल्ड होगा, ये भी दोनों मतलब तीन क्वांटम नंबर सेम है। चौथा ms की वैल्यू एक के लिए प्लस हाफ, एक के लिए माइनस हाफ, इसलिए चौथा क्वांटम नंबर वैरी कर रहा है। सिमिलरली 2s2 भी देखेंगे, वो भी आपको दिखेगा। एक्चुअली जब स्पिन हाफ होती है ना, तो कितने ओरिएंटेशन होते हैं स्पिन के, बता सकते हो आप? हाउ मेनी ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल विद स्पिन s इक्वल टू हाफ? टू ओरिएंटेशंस, यस। व्हेन s इज हाफ वी हैव टू ओरिएंटेशंस। कौन कौन से ओरिएंटेशंस हैं? एक है उसका ms, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ms। मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। एंड मैग्नेटिक फील्ड में कितने ओरिएंटेशंस हो सकते हैं? दो ओरिएंटेशन, एक है ms प्लस हाफ, एक है ms माइनस हाफ। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट? यस सर। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो दिस इज द रूल। इसलिए जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, भले ही तीन क्वांटम नंबर सेम हो जाए, सबका क्वांटम नंबर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, एंड दिस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर आप 2s2 को देखो, यस सर इलेक्ट्रॉन फिलिंग को हाफ एरो से दिखाते हैं या फुल एरो से शो करते हैं? कैसे बोलो? हाफ फुल क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन फिलिंग को हम हाफ एरो से शो करते हैं या फुल एरो से शो करते हैं? हाफ एरो फुल एरो, मुझे ये वाला आप कह रहे हो ना, इस तरह का? हाँ सर। इसका फुल दोनों से करते हैं दोनों से करेक्ट है। एरो बनाना है बस, उसका एरो का मतलब है आप स्पिन और डाउन स्पिन, बस। ओके सर। मैं जब भी बनाता हूं मैं फुल एरो बनाता हूं। मैं केमिस्ट्री में और फिजिक्स की बुक्स में आपने भी देखा होगा, इसको बनाने का जैसे तरीका लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब इसमें इसलिए नहीं करते कि दूसरा वाला अगर इसको ऐसे कर देंगे डिजाइन बन जाएगा, है ना? उसका एक्चुअली मतलब है आप स्पिन मतलब ऊपर की तरफ एरो का मार्क है, डाउन स्पिन मतलब नीचे। अब मैं इतना डिजाइनर तो हूं नहीं कि भाई मैं ऐसे बनाऊंगा, इतना यहां करूंगा, फिर ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। वो एक्चुअली बस दिखाने का तरीका एक है। आप स्पिन डाउन स्पिन आप इसको एज्यूम करोगे, ms वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ये या पहली बार किसी स्टूडेंट ने बोला कि हाफ एरो फुल एरो क्यों नहीं दिखाते? बुक्स में हाफ एरो फुल एरो दिखाते हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी नहीं है जिसमें ये इस टाइप का भी दिखाते हैं। और मैं आपको ये एक याद होगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के टॉपिक में मैं इस तरह से भी दिखाता हूं, है ना? इस तरह से भी फीलिंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ये बॉक्स बना के सर्किल बना के ऐसे, सर्किल बना के ऐसे, वो भी तरीका है। ओके सर, केमिस्ट्री के बुक्स में तो मैक्सिमम ऐसे आता है ना हाफ एरो में। हाँ कोई नहीं है। तो आप ये देखिए कि जब आप n इक्वल टू 1 से n इक्वल 2 पे जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स में भी भरेगा 2s2 में, फिर 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीटली फिल कर चुके हैं, फिर 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जो 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी स्पिन आप दिखाई और ms वैल्यू में एक ही वैल्यू दिखाया, ms वैल्यू ओनली प्लस हाफ दिखाया, माइनस हाफ नहीं लिखा है, ठीक है? अगर यही मैग्नीशियम होगा तब दूसरा इलेक्ट्रॉन ms माइनस हाफ के साथ फिल होगा, क्लियर? तो आप एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पा रहे हो? टेल मी। दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्यों दो इलेक्ट्रॉन? एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन क्यों भर पा रहे हो, फिल कर पा रहे हो? क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर ms की दो वैल्यूज ही पॉसिबल होंगी, प्लस हाफ एक माइनस हाफ। चप्पल का कभी हवाई चप्पल खरीदा है किसी ने? हवाई चप्पल, वो जो लखानी रूपानी ये सब चप्पल आती है ना, याद है उसमें चप्पल का ओरिएंटेशन कैसे होता है? पैकेट खुलता है, यही है। एक चप्पल का मुंह इधर रहता है, दूसरे का इधर रहता है। यस सर। अब दोनों को पैरेलल घुसा के देखो, पैकेट फट जाएगा। यस है, पैकेट फट जाएगा। हाँ, चप्पल का दोनों का मुंह जो घुमाया रहेगा ना, उल्टा साइड में भी पता होगा, अक्सर देखा होगा आपने। ऐसे बेस्ट एग्जांपल मैं नहीं दे सकता, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं घुमा कर उल्टा करके, है ना? ये रीजन है इसमें कैसे फील करते होंगे। तो वैसे ही चप्पल वाले भी पैकिंग करते समय इस तरह का रूल बना देते हैं कि एक जूता भी कई बार ऐसे पैक होता है, एक को घुमा देते हैं इधर, एक को घुमा देते हैं उधर, इससे उनका ओरिएंटेशन भी मेंटेन हो जाता है, ज्यादा स्पेस भी फील हो जाता है, छोटे से पैकेट में ज्यादा स्पेस कवर हो जाता है, ठीक है? तो ये आप अगर स्पिन की वैल्यू हाफ लेते हो तो ms की वैल्यू क्या आएगी? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एंड वी कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है, ये सिंगल ऑर्बिटल है, सिंगल सबसेल भी कर सकते हो आप। ये सिंगल एक ही सबसेल है और एक ही सेल है। n इक्वल टू 1 में एक सेल है, वन सेल वन सबसेल, एक सेल का एक ही सबसेल है और एक सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है। बात समझ आ रही है? देयर इज ओनली वन सेल वन सबसेल। सबसेल क्या है? s सबसेल। सेल क्या है? k सेल। k सेल में एक सबसेल है और एक ही ऑर्बिटल। p सबसेल में कितने? p वाले सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको? p सबसेल में 2p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हां, अब यहां देखिए जब आप 2 पर जाते हो, n इक्वल टू 2, एक सेल है l सेल। l सेल में कितने सबसेल हुए? 2 सबसेल हो गए, दो सबसेल। अब दो सबसेल में एक जो 2s है उसमें वन ऑर्बिटल है। 2p में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल जो है ml के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ml। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेल बताता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सबसेल बताता है। सबसेल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल बताएगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सबसेल, और जो ml है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वो क्या बताता है? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कितने हैं? p सबसेल में 3, तीनों ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? दो दो, कंप्लीटली फिल हो गया। हुन रूल आप जानते होंगे, हुन रूल अब रूल ये सब अप्लाई करते हुए 3s सबसेल में देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, एंड दिखाया हुआ है जो इमेज में ओनली वन ऑर्बिटल दिखाया है, उस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये क्लोज हो जाएगा, 3s2 बन जाएगा, क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर स्पिन हाफ है तब तो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर पा रहे हो ऑर्बिटल में, स्पिन की वैल्यू 3/2 होगा तो ms वैल्यू क्या आएंगे बताना? 4 आएंगे सर। टोटल 4 वैल्यूज ऑफ ms आर पॉसिबल। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ms आर स्टार्टिंग फ्रॉम +3/2, आपको पता है ना, माइनस s प्लस s प्लस s माइनस s, यस सर। माइनस 3/2। सो टोटल 4 वैल्यूज ऑफ ms आर पॉसिबल। एक वैल्यू है +3/2, प्लस हाफ, माइनस हाफ, माइनस 3/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ms की वैल्यूज मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू माइनस s से प्लस s या प्लस s से माइनस s तक होती है। अगर स्पिन की वैल्यू 3/2 लेंगे तो देयर विल बी 4 ओरिएंटेशंस ऑफ इस एंगुलर मोमेंटम इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में 4 ओरिएंटेशन आएंगी, एक ms प्लस हाफ माइनस हाफ तो होगा ही, प्लस 3/2 माइनस 3/2 भी होगा, टोटल 4। अब आप बता सकते हो कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे अगर स्पिन 3/2 होगी? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाओगे अगर स्पिन 3/2 होगी तो? स्पिन हाफ थी तो दो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे, ms दो वैल्यूज दिखा रहा था। अब स्पिन 3/2 है तो ms की 4 वैल्यूज है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एक ऑर्बिटल में? 4। यस, एंड these 4 electrons will have ms values plus 3/2 plus half minus 3/2, टोटल 4 वैल्यूज है ना। चलिए, तो ये तो हमारे पास
थोड़ा सा हिंट दिया मैंने। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फॉलो ओबे दैट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि इन अ सिंगल एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव एन आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आप भी देख रहे हो कि पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें कहीं पर भी चारों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम है। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं था, एक क्वांटम नंबर जरूर डिफर कर गया। यहाँ ये भी सेम था दोनों के लिए, दोनों सेम सेम, बट ns इज डिफरेंट फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स इन 1s। ऐसे 2s में भी देखोगे तो किसी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस 11 इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल, मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक स्पिन, चारों के अलग-अलग सेट्स हैं इनके पास। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं रखेगा। यही पॉली ने अपने प्रिंसिपल में बताया कि इन अ सिंगल एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव एन आइडेंटिकल सेट, आइडेंटिकल मतलब सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अगर तीन सेम है, 3 आउट ऑफ 4 आर सेम, देन फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, ऑर्बिटल डिफरेंट हो या मैग्नेटिक ऑर्बिटल, मैग्नेटिक स्पिन, कोई ना कोई एक डिफर कर जाएगा। आप इन 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखकर ये बात कह सकते हो। ठीक है, इन 11 इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल देकर कह सकते हो। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखोगे, देखोगे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन खा लिया तो तीन मैच होगा, चौथा जरूर डिफर कर जाएगा। क्लियर? ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो वैलिड होगा। एक क्वेश्चन आता है ये, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस तरह से हिंट किया है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। फिफ्थ है कंसीडर हाइपोथेटिकल वर्ड, जस्ट 2019 का अच्छा क्वेश्चन है ये। जस्ट वाले आजकल इस तरह के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। कंसीडर करो कि स्पिन 3/2 है फॉर s इक्वल टू हाफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ z इक्वल टू 5 वाले एलिमेंट बोरॉन का। 1s2 2s2 2p1। यस, 1s2 2s2 2p1। ये तो चलो एक्चुअल है, हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है, कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल है। और s इक्वल टू 3/2, अब एक ऑर्बिटल में चार वैल्यूज, चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद ms वैल्यूज प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस 3/2 माइनस 3/2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s4 हो जाएगा, 2s1। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2s1 तक जाएगा। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का आप इससे आंसर बता सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। आज की क्लास में हमने जेस्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जेस्ट वाले सेट में देख लो, कोई क्वेश्चन छूटा है अभी? जेस्ट और जैम स्टूडेंट्स, जेस्ट और जैम के क्वेश्चन देख लीजिए, कोई छूटा नहीं है ना? चलिए, अगर इसी तरह से अगर कोई और एलिमेंट देता तो उसको भी हम बता सकते थे, लेकिन ध्यान रखते कि एक ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन जब 3/2 लेंगे तो रखना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। चलिए, सो क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस स्लाइड है, ये स्लाइड भी हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 6 नंबर के एफआर के सेट में है, एफआर वाले में सेट में है, छठा क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये मैंने पहले सॉल्व किया होगा शायद। क्या लैम्डा बताना है, लैम्डा इक्वल टू होगा 2d। सॉल्व करा दे रहा हूं मैं, अब यहाँ पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी कर लेते हैं एक बार। 2d sin थीटा अपॉन n, वेवलेंथ बताना है ना। तो क्वेश्चन में है कि a beam of x-rays is incident upon a powder sample material which forms a simple cubic crystal of lattice constant given है 5.5 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ n ले लीजिए, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। लैम्डा मैक्स के लिए क्या होगा? 2d अपॉन n। n की वैल्यू क्या होगी बताइए? 1 लेना पड़ेगा ना, 2 लेगा तो लैम्डा मैक्स कहाँ आएगा वो? यस सर। sin थीटा मैक्सिमम होगा 1 एंड d का जो n का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो लैम्डा मैक्स हो जाएगा 2d। d क्या है? प्लेन दिया 005, देख निकाल लो। तो 2 इंटू d 005 2 इंटू a बाई 5, ये आएगा a बाई 5 है, a बाई 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बाई 2 आएगा a बाई 5। चल ये बता दीजिए। यस, तो ये होगा 2 इंटू 5.5। तो पता हो, इतना सिंपल क्वेश्चन दे देंगे, कोई भी सॉल्व कर देगा, एक्स वाई जेड कोई भी, डिवाइडेड बाई 5। बस फार्मूला याद रहे, क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाओ। चलिए, ये हो गया 2.2 एंगस्ट्रॉम। अभी क्वेश्चन टीआरआर के सेट में यहाँ पर पढ़ा हुआ था हमने, सॉलिड भी पढ़ा था इसी तरह से, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। फार्मूला बस नोन होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट। नोट कर लीजिए। सर पॉली वाला पेज दिख लीजिए। इसके पहले पेज? यस सर, पॉली एक्सप्लोसिव। अच्छा, पॉली वाला, ओके सर। ये भी हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टीआरआर वाला एक्चुअली जस्ट के एक क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था। यहाँ एफ बताना, एफ इज द रेशियो आर फाइनल। एक किया था ना एक क्वेश्चन इसी तरह का सॉल्व हमने, जस्ट का क्वेश्चन। रेडियस की वैल्यू जब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब हो जाए कंप्लीटली, तो किसी मैक्सिमम ऑर्बिट वाले रेडियस में किसी मैक्सिमम ऑर्बिट में जाएगा जिसकी रेडियस हायर होगी। तो इस क्वेश्चन में 13.377, ये जस्ट का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, 49 टाइम्स बढ़ता था, याद है? 7th ऑर्बिट में चला जाता था इलेक्ट्रॉन, इनिशियली वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, और डिवाइडेड में क्या था? डिवाइडेड में आर एन इज इक्वल टू 1। तो आंसर में 49 मल्टीप्लाइड बाई 0.53 एंगस्ट्रॉम। यही आएगा। उस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन आपको याद है, उसमें हमने बोला था कि इतनी एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, इस एनर्जी को ऑब्जर्व करके हाईएस्ट ऑर्बिट वो 7th में जाएगा, 8th में नहीं जाता। यस सर। 8th में नहीं जाता, 7th में जाता है। और जब 7th में जाएगा तो उसकी वेवलेंथ रेडियस जो है, रेडियस 49 टाइम्स बढ़ेगी, और 49 टाइम्स रेडियस बढ़ेगी तो वो आर फाइनल हो जाएगा, आर एन इक्वल टू 7। रेशियो क्या आएगा इसका बताना? 48। यस सर। इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ओनली एक कंडीशन हो सकती है फार्मूला करेक्ट करने की, वो ये कि नैनोमीटर में हो।
डिनोमिनेटर में 100 लगा दो। डिनोमिनेटर में 100 लगाओगे तो यहाँ भी मैं 100 लगाऊंगा, यहाँ भी 100। मैं इसीलिए रेट पेंसिल कर रहा हूँ, जस्ट आंसर मैचिंग के लिए, जस्ट फॉर मैचिंग आंसर वी आर हैविंग दिस 100 इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 100 में लगा दे रहा हूँ, इससे आंसर मेरा मैच करता है, अदरवाइज कोई आंसर नहीं मैच होगा। देखिए जस्ट में जो क्वेश्चन दिया था वो टेक्निकली पूरी तरह से सही था, ठीक है। टीएफआर वालों ने गलत क्वेश्चन दिया, इन्होंने एक तो क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट लगा दिया, डिसिमल लगा दिया, जो की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली विदाउट डिसिमल ही इसका आंसर ऑप्शन ए मैच हो जाता। आप इनकी आंसर की में देखना जाके, इन लोगों ने क्वेश्चन कुछ और दे रखा है, इसका आंसर कुछ और दे रखा है, याद है कौन सा हो सकता है? आप भी इसका आंसर बता सकते हो, अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं याद हो आपको जो पहले किया हुआ है, तो आप इसका एक आंसर बताओगे, क्या बताओगे आंसर? वही 64 टाइम्स बढ़ने वाला, उसे क्या आंसर आता है? सी सी ऑप्शन, यस। तो सी ऑप्शन इन्होंने जो अपनी आंसर की थी उसमें दिया हुआ था, जो कि पूरी तरह से टेक्निकली गलत है, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो 8 ऑर्बिट तक एग्जैक्टली पहुंच जाए, ठीक है। तो लेकिन टीआरआर वाले अपनी गलती नहीं मानते, और ना ही वो लोग अपनी आंसर की या कुछ मॉडिफिकेशन करें आंसर रिजल्ट वगैरह में, ये लोग कुछ भी नहीं करते। ये बाद में अपनी वेबसाइट पर वो क्वेश्चन भी डाल देते हैं, वो आंसर भी डाल देते हैं, जो इनका खुद से आ जाता है। और आप ये भी देख सकते हो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है सेम एज द क्वेश्चन ऑफ जस्ट वाज हैविंग, जस्ट का जो क्वेश्चन डेटा रख रहा था वही डेटा इन्होंने यूज किया है, बस थोड़ा सा इन्होंने एक पॉसिबल फ्रैक्शन की बात की है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन की। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन तो तब होगा ना जब एक्चुअली वो 8 ऑर्बिट में आपका चला जाए, तभी तो 63 आ सकता था। 8 ऑर्बिट में आप पहुंचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन 7 में रह गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमने छठा क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन दोनों टीआरआर का डील किया। अभी एक क्वेश्चन ये मैं कल की क्लास में करूंगा, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लास छोड़ते हैं। हो गया क्वेश्चन? कुछ डाउट है किसी को? किसी को लग रहा है कि नहीं 63 ही मुझे करना है, तो अपने आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड सर, डन सर। ओके, सो आपको मैं नेक्स्ट पहले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ, 25 क्वेश्चन। जैसे कि अगली क्लास में मैं जेएनयू डी और कुछ क्वेश्चन क्या जो बचेंगे अभी उनको सॉल्व कराने के लिए क्लास में। ये प्रैक्टिस सेट का 12वां नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 12 नंबर क्वेश्चन। के सीरीज वेवलेंथ लिमिट, वेवलेंथ लिमिट के लिए कंडीशन बताओ के सीरीज के लिए। वेवलेंथ लिमिट मतलब सीरीज लिमिट एक तरह से, n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 1। वेवलेंथ दिया है, एटॉमिक नंबर बताना है, 1 अपॉन लैम्डा के इनफाइनाइट इज इक्वल टू r z माइनस 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 0.1 नैनोमीटर मतलब 10 टू पावर माइनस 9, r की वैल्यू 1.097 10 टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 1। अब इसे z बता सकते हो आप कैलकुलेट करके आसानी से। सर सिग्मा की वैल्यू 1 क्यों होगी? के सीरीज है ना, 1 फॉर के सीरीज। के सीरीज की कोई भी लाइन आएगी उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 एज्यूम करना है। सब समझ में आ गई? पहले किया हुआ हमने ये सब डिस्कस। सर ऑप्शन सी 31, यस। और लोग भी सॉल्व कर लें, ये क्वेश्चन कुछ रह गए थे तो इसको पहले प्रैक्टिस करा देता हूँ। और जो टीएफआर वगैरह के क्वेश्चन हैं, टीएफआर डीयू और जेएनयू के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में सोच रहा हूँ कि लास्ट क्लास करूँ, जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करा देता हूँ। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट्स आप लोगों के रह जाएंगे तो उनके लिए अगली क्लास के बाद भी क्लास ले सकते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा अगली क्लास में मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम डीयू जेएनयू एंड टीएफआर कंप्लीट कर दूँ। टीएफआर में वैसे मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अगर छोड़ना भी चाहूंगा तो मैं उसको छोड़ भी सकता हूँ, बट डीयू जेएनयू के क्वेश्चन करा के, ठीक है। पूरे क्वेश्चन नहीं, एक आध क्वेश्चन आपके टीएफआर वाले भी आपके कोर्स से रिलेटेड है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, ठीक है। लेकिन एक क्लास में ट्राई करूंगा करने का, जिसमें आपके डाउट्स वगैरह दूंगा, वो भी प्रैक्टिस हो जाए, सॉल्व हो जाए, क्लियर हो जाए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो और आंसर बताओ, पढ़ लो पूरा। यस, हो गया। हम्म, एक है कॉपर, जिसका जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी मिली हुई है, ठीक है। कॉपर के लिए वेवलेंथ दे रखा है के अल्फा का, इंप्योरिटी वाले का वेवलेंथ भी दे रखा है। तो फॉर सी यू 1 अपॉन वेवलेंथ क्या है 1.54 इज इक्वल टू सर आर। ऑप्शन सी इतना जल्दी मत करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, और लोग भी बता दें अपना आंसर, हो सकता है उनका सही आ गया हो। ये कॉपर का है, एंड फॉर अननोन, अननोन मटेरियल मान लो एक्स है, अननोन एलिमेंट मान लो एक्स है, और लोग अपना सोल्यूशन ट्राई करें, समय से पहले सर बताएं। सी क्यों सी? क्या वैल्यू आ रहा है? जेड का क्या वैल्यू आ रहा सर 17.17। है? कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। लाइन तो वही के अल्फा लाइन ही है दोनों में, है ना, दोनों में के अल्फा है, दोनों ही वेवलेंथ, एक में 1.54 है, एक में 0.54 है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है उसमें। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर दिया हुआ है, तो मैं एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर अप्लाई कर देता हूँ 29। अब आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो सॉल्व करके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का यूज कर लो, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, मैं हर बार यही करता हूँ, जब भी मुझे एक डेटा देकर दूसरा पूछा जाता है तो मैं उसमें रेशियो लेता हूँ,
बहुत सिंपल टेक्निक है ये। तो इक्वेशन 2 करेंगे तो 1.54 ऊपर जाएगा और 0.54 नीचे, ठीक है। z माइनस 1 होल स्क्वायर ऊपर और 28 होल स्क्वायर नीचे। अब आंसर बताओ। मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे बताएं। 50 भी नहीं आएगा, इतना भी राउंड ऑफ मत करो। Sir, 48. यस 48, चलो आंसर अब आया जाके 48 कैडमियम है। z इज 48 एंड दैट इज Cd। कैडमियम है, कैडमियम। अब बताइए, अभी तक जो कैल्शियम लिख रहे थे क्या वो सही था उनका? कुछ मिस्टेक हुई थी? Yes, sir. Sir, यस बोलिए। सर हमने वो हमारा कैल्शियम आया था, लेकिन वो हमें मिस्टेक पता चल गई। लेकिन हमने जो फॉर्मूला था ना, वो वाला लगाया था मोजली वाला, जो अंडर रूट न्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z के। उससे भी तो वही आएगा, उसमें कौन सा चेंज आएगा? उससे माइनस 1 नहीं लिखा था आपने। नहीं, उसमें ना वो अपोजिट करना भूल गए थे, इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्योंकि लैम्डा था ना, वो न्यू से अपोजिट आएगा। ठीक है, जो भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी लगाओ इससे भी लगाओ, आंसर तो आना चाहिए। बस चेंज मत करना कि मेथड ही चेंज हो जाए, पूरा अलग ही आ जाए कुछ। तो ये आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं ये। 3 क्वेश्चन करके आज का क्लास एंड कर देते हैं और ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। चलो 14 का आंसर बताओ। कंटीन्यूअस एक्सेस स्पेक्ट्रम इज द रिजल्ट ऑफ What's photoelectricity? P. यस 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 यस। नेक्स्ट उसके बाद वाला भी बी हो गया। 15th ए सर। ए, सर डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ए होगा। एनर्जी में तो एनर्जी मतलब h/λ h न्यू। यस सर। तो आप जब जानते हो कि E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। तो नेक्स्ट 16th बताओ। L बीटा है ना, ऑप्शन ए। n = 4 2 n = 2। चलिए ये हो गया 3 क्वेश्चन इसके, ठीक है। क्या करें, क्लास एंड करें? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। चलिए प्रीवियस देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अब 7-8 मिनट बाकी है, अब इसमें नया टॉपिक तो कोई स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। ऐसा करते हैं, एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग वगैरह बताएंगे क्या? ये आपके कोर्स में है ही नहीं, आप कहोगे तो एक दिन मैं थोड़ा हिंट कर सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाता हूँ ना, जैम से लेकर जेस्ट किया कभी क्वेश्चन आया है कोई? आपके कोर्स में आया ही नहीं क्वेश्चन, मैं हिंट कर सकता हूँ एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग, छोटा सा बस हिंट करके कि मतलब ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैसे एंगुलर मोमेंटम कपलिंग होती है। सर पूरा कर दीजिए। जी सर कर दीजिए। वही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा था ना, तो इंटरेस्ट भी स्टूडेंट्स कम लेते हैं, इसलिए मैं पहले भी नहीं करता था। अब इस बार तो आपका अभी भी टाइम है, नहीं तो ऐसा मेरे कोर्सेज अकाउंट वाले दिसंबर वगैरह में खत्म होते थे, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं रहता था, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए कितना इंटरेस्ट बनाएगा कोई, है ना। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में पहले टीआईआर के क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। टीआईआर के जो क्वेश्चन आपके लेवल के हैं, आपके कोर्स में ना ही मॉलिक्यूलर फिजिक्स का कोर्स दिया है और ना ही बहुत ज्यादा टर्म्स वगैरह, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग और हायर लेवल के टॉपिक्स पर, जैसे फाइन स्ट्रक्चर की बात करें, हाइपर फाइन। लेकिन अगर कहोगे तो मैं थोड़ा सा हिंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आधा घंटा 1 घंटा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपके कुछ क्वेश्चंस भी अगर आप ट्राई करो तो उससे बन जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके सर। अभी कुछ डाउट्स आपको पूछना है तो बताएं। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो कि आप लिखा है H2 मॉलिक्यूल लिख दिया, तो ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स का क्वेश्चन है 8वां, और इसके आगे 9 10 11 12 दूसरे क्वेश्चन है। क्या करो, कौन सी स्लाइड? चलो जो 0.14 आया था उसका थोड़ा सा स्लाइड दिखाना। 0.14 ये वाला। ओ सर। ये यस सर। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट बुकलेट में मिस हो गया है, नहीं गला। यस सर। चलिए आज क्लास हम लोग 5-7 मिनट पहले ही 5-7 मिनट अभी है क्लास में, कुछ पूछना है तो बता सकते हो आप। सर यस क्या बोले? सर ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा नहीं, कैसे आया? कहाँ लिखा मैंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? फर्स्ट रो में 2m ई था ना इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा कौन सी एनर्जी होती है पता है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई लिखा है, इसकी वैल्यू होती है क्यूबी, और क्यूबी को मैंने ईवी लिख दिया। वी जो है वो वोल्टेज नहीं है, वोल्ट नहीं है, क्या है वो? वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यस सर। हाँ वो यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट को फार्मूले में जरूरत नहीं पड़ती है, फार्मूले में क्वांटिटी लिखी जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे वी लिख देना, वी इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज नॉट यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हमें जरूरत है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और इसलिए क्योंकि चार्ज ई है तो ई लिख दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस बी है तो बी। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की अलग बात है कि वोल्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके क्लियर? सर अगर बैच में नहीं हुआ तो इसके बाद करेंगे। अब जिस बैच में नहीं हुआ उसके लिए बात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है प्लान, ठीक है। अभी तुरंत ही होगा कि 1-2 मंथ के बाद होगा, ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, कोई इशू नहीं है। अभी नहीं, अभी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए, बाद में उसकी वीडियोस देंगे, वीडियोस देख लेना, फिर आपकी क्लास जब होगी तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है। दोनों तरीका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी क्लास एंड करते हैं, फिर आप लोग अभी क्लास में अपना डाउट्स क्लियर आना, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं उनको पहले ट्राई करूंगा डिस्कस करने का, एंड देन टाइम के अकॉर्डिंग मैं अगले टॉपिक्स में एंट्री करूंगा। ओके ओके सर। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि मैं 3-4 मिनट तो ले सकता हूँ 8:30 के पहले। आप कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। नो कोई डाउट नहीं? सर जस्ट में कितना परसेंट एक्स्ट्रा करना पड़ता है जैम के अलावा? जस्ट में पहले जैम की तैयारी आप करो, अपने फोकस कर रहा हो, 2-3 एग्जाम की तैयारी के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस है वो लूज मत करना। आप जैम की तैयारी करो, जैम की तैयारी करो, जस्ट में जो क्वेश्चन आपसे बन पड़े उनको सॉल्व कर देना, ठीक है।
जो क्वेश्चन आपको बन पड़े, ऐसा नहीं है कि जैम के चक्कर में आप जैम का सॉल्व कर रहे थे जस्ट की तैयारी पर आ जाओ। जस्ट की तैयारी वही बच्चे करते हैं जिनको पीएचडी करने का मन होता है किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। आपको करना है एमएससी, पहले एमएससी पर फोकस करो, रिसर्च तो बाद में आईआईटी के बाद भी जाकर के आप किसी इंस्टीट्यूट से, फॉरेन इंस्टीट्यूट या इंडियन इंस्टीट्यूट में कर लो, ठीक है। पहले एमएससी, एमएससी के लिए आईआईटी फोकस बनाओ, आईआईटी पर सेंटर अपना जो फोकस है ना वो भी केवल आईआईटी पर फोकस करो। कुछ भी मत सोचो कि जैसे क्या है क्या नहीं है। जैसे कहा पेपर भर दो, नॉमिनल फी लगती है फॉर्म भरने की, एग्जाम दे लो, और ये मत सोचो कि मुझे जस्ट में ही एडमिशन लेना। इस बार का जस्ट का टॉपर भी हमारा कैरियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है एक, उन्हीं का अभी बीएचयू से एमएससी कर रहे थे, एमएससी फाइनल ईयर में थे, वही हुए थे। अरित्रा दे विश्वास नाम है उनका, अरित्रा दे, अरित्रा डे बोलेंगे बांग्ला नहीं है, अरित्रा, हाँ दे। तो उनका सिलेक्शन हुआ था। हाँ, ये किसे जनरली वो स्टाइपेंड देते हैं, अगर मतलब सारा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, अगर स्टाइपेंड मिलता है जस्ट में शायद। तो जस्ट में मिलता है, मैं आपकी बात से एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन एमएससी के समय देते हैं क्या वो? यस सर, शायद शायद मैं उसको पता कर लीजिए, शायद नहीं। एमएससी में कोई इंस्टीट्यूट पैसा नहीं देता, जैसे पीएचडी शुरू होता है तब आपका ये पैसा स्टार्ट होगा, ठीक है। एमएससी के टाइम पे स्टाइपेंड क्यों देंगे भाई आपको? देखिए ना, पूछ रहे हैं। क्या सर टीआईएफआर देता है सर। आप इसी लिए तो मैं कह रहा हूँ, आप इसको कंफर्म कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग तैयार में भीड़ बहुत है, पता चला होता नहीं कि हम बड़ी चीज को ढूंढ रहे हैं, छोटी चीज में भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, तो जैम के लिए आप तैयारी करो, जैम पर फोकस करो। जैम के एग्जाम जैसा ही पेपर उसका आता है, जो क्वेश्चन आपसे बन पड़े उसको सॉल्व कर देना, मार्क्स आपको मिल जाएगा, है ना। अब ये मत सोचो कि मैं जैसी तैयारी शुरू कर दूं उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो लालच में मत जाओ कहीं, अपना ओनली अपना काम करो कि आप तैयारी जैम पर करो, ठीक है। जैम में स्टूडेंट्स भी ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, जैम के इंस्टीट्यूट भी 15-16 आजकल हो गए हैं आईटीज, तो आपके लिए जैम के थ्रू आईसी बेंगलुरु भी जा सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस जैम से खुले होंगे। जस्ट में आपको पता चला आपको मुश्किल से 150 स्टूडेंट जो बीएससी लेवल के जाते होंगे 50-60, उसमें पीएचडी के लिए ओनली फॉर पीएचडी बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन एमएससी प्लस पीएचडी कोर्स में जस्ट के थ्रू बहुत कम बच्चे जाते हैं, और उसमें अपना रैंक बना पाना थोड़ा हार्ड वर्किंग हो जाएगा, बहुत स्ट्रगल मांगेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ओनली पैसा मत देखो, अभी ये देखो कि मेरा सिलेक्शन जैम के थ्रू किसी अच्छे आईटी में हो, जिस आईटी के बेसिस पर आप फ्यूचर में कहीं किसी अच्छे से रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्मनी वगैरह में जाओगे तो ये सब कंपेंसेट हो जाएगा, जो 2 साल में स्कॉलरशिप वगैरह मान लो 10,000 15,000 20,000 देगा बीएमसी ड्यूरेशन में, वो कंपेंसेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इतना पैसा कमा लोगे आईटी में घुसने के बाद, टैग लग जाएगा आईटी का, ठीक है। ओके सर, तो एक बात होगी, आईटी में फीस ज्यादा होती है क्या? जैसे कि आप आजकल थोड़ा सा फीस हाइक हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि टीआईएफआर और जेएनयू से बेस्ड होंगे, जो कि असाइनमेंट में आपने देखा होगा जस्ट आईआईटी जैम और एक कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग टीआईएफआर और जेएनयू का कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसमें हम ट्राई करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ओके। तो हमारे पास अभी टॉपिक बचा हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टीआईएफआर का और कुछ क्वेश्चन जेएनयू के। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में देखा था, जेएनयू टीआईएफआर 2022 का। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसका एक्चुअली थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन है रिजिड रोटर से, रिजिड रोटेटर और H2 मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। हालांकि आपके पास एटॉमिक का ही पोर्शन है, मॉलिक्यूलर का पोर्शन नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन में करा देता हूं इससे रिलेटेड टीआईएफआर पार्ट से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको टीआईएफआर और जैसे एग्जाम्स में ये मिल सकता है। आईआईटी एग्जाम में भी अगर मिलेगा तो बहुत सिंपलिसिटी से दिया जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे मॉलिक्यूलर क्वेश्चंस, ठीक है। रिजिड रोटर आप जानते होंगे, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोक्सीमेशन है, पढ़ा है रिजिड रोटर के बारे में? रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर स्टूडेंट्स नो सर। नहीं पढ़ा, रिजिड रोटर नहीं पढ़ा, ठीक है। रोटेशनल लिखा हुआ है आगे, देखिए लिखा है नेक्स्ट टू लार्जेस्ट वेवलेंथ इन इट्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज अबाउट 111 माइक्रोमीटर। तो जब हम रिजिड रोटर की बात करते हैं, रिजिड रोटर, तो रिजिड रोटर या रोटेटर भी बोल सकते हो आप, यहाँ क्वेश्चन रोटेटर लिखा है तो रोटेटर भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो रिजिड रोटेटर के केस में जो एनर्जी आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी पोटेंशियल बैरियर दिया जाए या फिर पोटेंशियल वेल दिया जाए, हम लोग उसके लिए एनर्जी आइजन वैल्यू निकालते हैं। या एनर्जी आइजन वैल्यू ईजे की वैल्यू होती है h²/2i j+1। व्हाट इज जे? वेयर जे इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये एनर्जी फार्मूला कैसे आता है इसकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल या रोटेटिंग पार्टिकल, रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा कि ये वैल्यू होती है L²/2i, या कह सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होती है ना। तो इसी में आपको L²/2i ये लिख दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। L क्या है? L है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है L² का आइजन वैल्यू जो होगा, आइजन वैल्यू तो पढ़ा होगा ना आपने, ये होता है आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर। तो L² का जो आइजन वैल्यू है वो है J+1 h²। तो आपको समझ में आ गया कैसे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू एनर्जी के फॉर्म में लोग लिखते हैं। जस्ट हिंट कर रहा था मैं, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर इनके जरूरत है। अच्छा, अगर रिक्वायर्ड है तो बताओ, मैं थोड़ा सा इसको भी लिख देता हूँ। देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ मैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यही यहाँ पर एनर्जी लिखा गया है, E इज इक्वल टू L²/2i। L² की आइजन वैल्यू है h² J+1/2i। यही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ रोटेटर की एनर्जी लिखी है। और J इज इक्वल टू 0 क्या होगा वैल्यू बताना? 0। ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, एनर्जी E0 इज 0। और J इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। E1 क्या होगा? 2 into h²/2i। और J is equal to 2, this is second excited state, E2। E2 is equal to क्या आएगा? 6 into h²/2i। और J is equal to 3, this is third excited state, E3 क्या होगा? 12। वैल्यू आप चेक कर लीजिए एक बार इसको, आपके कोर्स में कहीं ना कहीं फिजिक्स के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 3 में मुझे चांस है कि आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कशन जरूर कराया जाता है। अब जैसे थर्ड ईयर कंप्लीट किया होगा उसके लिए तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आ रहा होगा, है ना। तो मॉलिक्यूलर पार्ट में आपको मॉलिक्यूल को एज रोटेटर एज्यूम करना पड़ता है, मान लेना पड़ता है कि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, और उस रोटेटिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी आइजन वैल्यू है उसका वैल्यू आ गया h²/2i J+1। J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। J की वैल्यू स्टार्ट होती है कहां से? J स्टार्ट फ्रॉम 0,
1 जैसे वो n वैल्यू देखते हो क्वांटम नंबर की 1 2 3 से होती है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 1 2 3, तो इसी तरह से रोटेशनल क्वांटम नंबर भी 0 1 2 3 इस तरह से जाता है डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्लियर हो गया ये केस देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया। तो छोटा सा इसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पहले आपको बनाऊंगा आपके माइंड में, इसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखूंगा। यस, कोई डाउट इसमें? नो सर। सर यहाँ पे रिजिड रोटेटर की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते? रोटेट करते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी ही एज्यूम करनी पड़ेगी। रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इसको एज्यूम करने के लिए नहीं आएगा, ओनली काइनेटिक। इसके पीछे रीजन कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह कुछ देख लेना आप लोग कि क्यों पोटेंशियल जीरो लिया जा रहा है। इसका रोटेशनल रोटेशनल जो आपने रोटेशनल डायनामिक्स वगैरह पढ़ी होगी उससे रिलेट करके भी इसको समझ सकते हो आप, ठीक है। मैं भी जस्ट हिंट कर दे रहा हूं कि द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली, मॉलिक्यूल इज ओनली रोटेटिंग, ओनली रोटेशनल मोशन है। यस सर ये लाइन में लिखा है वेयर इज द रोटेशनल, आगे क्या लिखा है रोटेशन क्वांटम नंबर, क्वांटम क्वांटम क्यू टी दिया क्वांटम नंबर, ठीक है। एक मिनट रोटेशनल लिख देता हूं, सबसे पहले कर देता हूं। ओके, रोटेशनल क्वांटम नंबर, अलग अलग क्वांटम नंबर्स होती हैं, प्रिंसिपल ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। रोटेशनल क्वांटम नंबर, आगे चलें। यस सर। ओके, तो अब आपके पास एक एनर्जी लेवल डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ, सबसे लोएस्ट स्टेट, फिर हायर और हायर और हायर और हायर, इस तरह से एनर्जी लेवल आप दिख रहे हैं, डायग्राम दिख रहा है आपको। स्टार्टिंग में जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की, वो कितनी एनर्जी है? सपोज ये E0, ये E1, E2, E3, E4। नाउ लेट अस सी द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में एक सिलेक्शन रूल यहाँ वैलिड है। सिलेक्शन रूल होता है कि जैसे हम लोग ट्रांजिशन चेक करेंगे तो ट्रांजिशन किस वैल्यू, यस प्लस माइनस 1, तो दिस ट्रांजिशन रूल इज प्लस माइनस, मतलब या तो एक स्टेप ऊपर जैसे सीढ़ी चढ़ते हो आप, एक स्टेप या तो ऊपर जाते हो या तो एक स्टेप नीचे। डायरेक्ट कोई भी आपको ये नहीं बोलता कि 2 3 सीढ़ी एक साथ जंप कर जाओ, दो आर नॉट अलाउड। सीढ़ी चढ़ते समय हमें बोला जाता है कि एक सीढ़ी ऊपर या एक सीढ़ी नीचे, ठीक है। तो वैसे यहाँ एक ट्रांजिशन अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल जो भी है वो लोअर से हायर की तरफ जाता है। एटॉमिक में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, यहाँ मॉलिक्यूल है। तो दीज आर द ट्रांजिशंस अकॉर्डिंग टू डेल्टा जे प्लस माइनस 1। सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए ये ट्रांजिशन आपको मैं दिखा रहा हूँ। चेक करिए क्या तीनों चारों ट्रांजिशंस में +1 रूल लगा है, जे इक्वल टू +1, डेल्टा जे +1। दिस इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस लास्ट वन इज फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। और आगे भी स्टेट्स हैं, उनको मैंने यहाँ दिखाया नहीं है। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसके बाद एक स्पेक्ट्रम भी दिखना है। स्पेक्ट्रम भी हम लोगों को पहले देखना है कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। एक लाइन आ रही है 0 से 1 ट्रांजिशन की यहाँ पर, है ना। फर्स्ट लाइन जिसका एनर्जी बहुत कम है, 0 से 1 ट्रांजिशन। दूसरी लाइन 1 से 2, ठीक है। तीसरी लाइन 2 से 3, चौथी लाइन 3 से 4। ये 0 से 1 वाली लाइन है, ये 1 से 2, ये 2 से 3, और ये वाला कौन सा है? इसमें ये बता सकते हो कि मैंने जितने चारों स्पेक्ट्रल लाइन बनाई है, 4 लाइन स्पेक्ट्रम में बना रखी है, स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे इसको। इन चारों स्पेक्ट्रल लाइन में लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन से ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग लाइन का होगा? लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ दिस स्पेक्ट्रम बताइए। ग्राउंड लेवल 0 to 1। 0 to 1, यहाँ ट्रांजिशन की बात करें, ओनली ग्राउंड लेवल बोलकर के आप नहीं बच सकते। अब्जॉर्प्शन स्टेट्स 0 से 1 में हो रहा है, अब्जॉर्प्शन किस स्टेट से हो रहा है? ग्राउंड में से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और इस अब्जॉर्प्शन में जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है उसका जो वेवलेंथ होगा वो लार्जेस्ट होगा, है ना। लार्जेस्ट वेवलेंथ होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस 0 to 1 ट्रांजिशन। क्लियर? 0 से 1 ट्रांजिशन का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, एनर्जी सबसे कम होगी। यहाँ लिख देना फॉर j is equal to 0 to j is equal to 1, डेल्टा E कितना है? एंड फॉर 1 to 2 डेल्टा E कितना है बता सकते हो आप? h स्क्वायर अपॉन 2i इसके टर्म में। अरे भी आपने पिछले पेज पे लिखा था ये, देखिए 0 से 1 ट्रांजिशन होगा, E1 माइनस E0 होगा एनर्जी गैप। इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी या फोटोन देना, फोटोन की फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी अब्जॉर्प्शन अगर 0 से 1 का होगा तो? E1 माइनस E0 यस सर। कितनी वैल्यू बचती है? 2 एच एच स्क्वायर बाय 2 into x स्क्वायर बाय 2y। दूसरे वाले में 4 into और j is equal to 2 से 3, डेल्टा कितना होगा? 6 into। अब आप बताओगे मुझे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए है? और सबसे इसमें इन्हीं में विचारों में ही सबसे कम एनर्जी गैप किसमें है? वेवलेंथ किसमें लास्ट? क्वेश्चन पढ़ लिया था आपने? चलिए बहुत इतना लिख दिया। ये इस तरह से अलग अलग ट्रांजिशन से एनर्जी वैल्यूज आपने लिख दिया। क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रॉम दिस इट कैन बी एस्टिमेटेड दैट द सेपरेशन बिटवीन द पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज अबाउट। अब देखिए पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज अबाउट, सेपरेशन कितना होगा? सेपरेशन मतलब r, r कितना होगा, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन एटम्स r कितना होगा? और उसके ऊपर लिखा है द नेक्स्ट टू लार्जेस्ट वेवलेंथ इन इट्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज अबाउट 111 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट वेवलेंथ कहां पर होगा बता सकते हो आप? 0 to 1। यस, तो नेक्स्ट टू लार्जेस्ट लेवल का मतलब हुआ 1 to 2। यस 1 to 2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर 4 into h स्क्वायर अपॉन 2i इज इक्वल टू क्या है? hc by lambda एंड दिस इज hc by 111 माइक्रोमीटर, करेक्ट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो
बोला है कि 111 माइक्रोमीटर है, इसका वेवलेंथ है ये कुछ ट्रांजिशन का, जिस ट्रांजिशन में 1 से 2 इन्वॉल्व है, 1 से 2 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, और नेक्स्ट टू लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट वाला पहला है, लार्जेस्ट वेवलेंथ, उसके बाद वाला आपको एज्यूम करना है। यहाँ लिख लेना लार्जेस्ट वेवलेंथ, ये लार्जेस्ट वेवलेंथ है। क्लियर? ये लार्जेस्ट वेवलेंथ के नेक्स्ट में दूसरा जो वैल्यू है, वो इसी की वैल्यू 111 माइक्रोमीटर दिखा रहा है। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं। 4 इंटू h क्या होता है, h/2 पाई, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर पाई, एंड दिस इज इक्वल टू hc अपॉन 111 माइक्रोमीटर। क्लियर? सर एक डाउट है। क्या? सर पीछे आपने g इक्वल्स टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 into h स्क्वायर था, फिर सेकंड में 6 into था, लेकिन इसके अंदर तो अलग आ रही है वैल्यूज इसके अंदर जो इस पेज पे अपनी लार्जेस्ट वेवलेंथ करके लिखे हैं। हाँ, डिफरेंस नहीं निकालेंगे। ओके सर। नहीं समझ में आया? अगर इन दोनों का डिफरेंस होगा तभी तो वो EJ इक्वल टू 1 माइनस E0 होगा। इन दोनों का गैप निकालोगे, इन दोनों का गैप निकालोगे, तो जो ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो रहे एनर्जी लेवल्स, उसके करस्पॉन्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हो या एनर्जी गैप देखना चाहते हो, फोटोन के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो उन दोनों लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस को निकालोगे ना। यस सर। हाँ, तो E1 माइनस E0 कर दिया पहले वेवलेंथ के लिए, पहली लाइन के लिए, सर्कल लाइन के लिए, फिर E2 माइनस E1 किया, फिर E3 माइनस E2 किया, वैल्यू तो उसी तरह से आ रही है। E1 माइनस E0 देखो 2 के साथ है, और E2 माइनस E1 4 आ गया, E3 माइनस E2 आ गया 6, वही तो है। अभी और स्टूडेंट्स आप लोग देखिए इसको, कुछ डाउट है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा इसी को फिर से एक बार लिखूंगा क्योंकि कैंसिलेशन करना है। तो 4 इंटू एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर, आई क्या होता है, आई होता है म्यू आर स्क्वायर, और क्या था सी, और सी है नीचे, नहीं सी नहीं है, अच्छा सी के साथ यहाँ सी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देता हूँ। क्लियर? मैंने क्या किया, सी स्क्वायर में आई की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर होती है, और यहाँ क्या था एच सी अपॉन लैम्डा, मतलब 111 माइक्रोमीटर। क्लियर? हमको निकालना क्या है, आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। अब देखिए यहाँ से एच सी, एक एच एक सी कैंसिल हो जाएगा, और 4 इंटू 1 अपॉन या 111 माइक्रोमीटर, ये वाला लिख लो, बट इधर आर स्क्वायर लेके आ जाओ, 8 पाई स्क्वायर म्यू सी स्क्वायर। ठीक है? म्यू क्या होता है पता है आपको, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, सॉरी, रेडियस मास है, आपको पता है कॉन्सेप्ट इसका। म्यू फॉर H2 इज इक्वल टू mass of hydrogen atom, mass of hydrogen atom by mass of hydrogen atom plus mass of hydrogen atom, so this will be 1/2 mh। आपको भी पता है दोनों एटम्स एक ही इक्वल मास रखते हैं, तो रेडियस मास हो जाएगा हाफ। सर HC एक ही कैंसिल हुआ है ना, क्या कह रहे हो? HC एक ही कैंसिल हुआ है ना। हाँ, तो एक कैंसिल हुआ, एक डिनोमिनेटर में आ रहा है मेरा भी, देखो एक यहाँ डिनोमिनेटर में लाया, उसी को मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं, इनटू HC कर दो, तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 111 माइक्रोमीटर इंटू HC क्या है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। क्लियर? डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर 3.14 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 mhc स्क्वायर, 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 938.27 इंटू 10 पावर कितना हो गया, 6। ये भी अप्लाई कर दो। ठीक है, 1/2 इंटू क्या होगा 938। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, और टाइम लग जाए इसमें। नैनोमीटर माइक्रोमीटर सबको मैनेज कर लेना। पहले देखो आर स्क्वायर क्या आता है, देन आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड लेंथ कह सकते हो आप इसको। अगर हमने करेक्टली अप्लाई किया होगा सारा तुरंत, तो ये करेक्ट आ जाएगा। ये 4 और ये 2, 8 हो जाएगा, 8 से कैंसिल, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस कैंसिल विद दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप नैनोमीटर में आंसर बना लीजिए, नैनोमीटर स्क्वायर में, और अल्टीमेटली आंसर नैनोमीटर में लिख दीजिए। आंसर बताइए कितना आया सब लोग सॉल्व करके। हम्म, बताइए भाई कितना टाइम लगेगा आप लोगों को छोटा सा कैलकुलेशन करने में।
क्या आया? 14 सर आर की वैल्यू आ गई 3.8 माइक्रोमीटर। कितना आया? 3.8 माइक्रोमीटर। सर 1.1 माइक्रोमीटर आ रही है। नैनोमीटर में निकालो, कैलकुलेट करो नैनोमीटर में। क्या बोल रहा है? डिजिटल टू वाइपिंग वाटर। यहाँ पर तो माइक्रोमीटर आ जाएगा ये। फिर उसके बाद फाइनली आप इसको फिर माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में बदलोगे तो आएगा 0.014। एक नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में 10⁻³ यस। क्या यही आ रहा है सबका? यस सर। हम्म। यस सर। ठीक है, तो ये 0.12 नैनोमीटर। हो गया? यस चलिए, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी 0.12। अब ये क्वेश्चन में इतना टाइम लगा है, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन के लिए इसको डिस्कस किया, और भी किसी केस में आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आया होगा तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ये इजी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में दिया है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट H2 मॉलिक्यूल इनटू टू एटम्स H प्लस H। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 4.5। मतलब डिसोसिएट कर रहे हो आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम्स में। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी रिक्वायर्ड वर्ड दिखाया ना, डिसोसिएट करना चाहते हो तो बाहर से इतनी एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है हाइड्रोजन एटम की? हाइड्रोजन एफिनिटी का क्या मतलब हुआ? बताइए। सर एनर्जी जो कि हाइड्रोजन एटम रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन रिलीज करेगा सर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या गेन करेगा? एफिनिटी को गेन करेंगे। इसमें कितनी एनर्जी होगी जो नीचे दूसरा प्रोसेस लिख रहा हूँ? तो 0.75 प्लस 13.6 नहीं होता ये एनर्जी? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी लगाओगे? रिक्वायर्ड है ना? ये तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। सर ये तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वही तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? यस सर। और अगर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा ये? H माइनस। एक इलेक्ट्रॉन, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर का रिमूव करना चाहते हो तो एनर्जी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हो तो कितनी एनर्जी है? कितना होगा एनर्जी? 0.75 माइनस या प्लस? एफिनिटी वाली बात कर रहा हूं मैं। माइनस 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आप ये बताइए कि जो मैंने ये लिखा, एक में माइनस एक में प्लस, ये किस रिस्पेक्ट में लिखा है? अब आप मुझे बताइए कि जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझ में आया? तीनों अलग अलग मैंने इस तरह से लिखा तो यस यस सर। यहाँ एनर्जी रिलीज लिखा है, ये वर्ड समझ में आया क्यों रिलीज लिखा है? यस सर। यस सर। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्रोसेस करने में पूछ रहा है कि H2 से H प्लस और H माइनस, ये दो बनाने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? एक हाइड्रोजन प्लस और एक हाइड्रोजन माइनस। पहले तो दो हाइड्रोजन थे, न्यूट्रल हाइड्रोजन, एंड नाउ दिस। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा बता सकते हो आप?
क्या करोगे? अच्छा कुछ माइंड में आ रहा है आपके, बताओ कैसे कैसे अब इसका आंसर निकालोगे? तो अभी क्वेश्चन पूछा गया सर 12.95 कितना? सर तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। यस, इसलिए मैं इनको जोड़ रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन, हम लोग रिएक्शन नहीं लिखते फिजिक्स में, इक्वेशंस 1 2 एंड 3, इसलिए इस फ्रेम पर मैंने बना दिया। क्या मिलेगा? 17.5 यस। और देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, H से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा H दूसरे H से कैंसिल हो जाएगा, H2 और H प्लस यही आएगा। सो अल्टीमेटली जो तीनों इक्वेशंस का समेशन है ना, वही आपका गिवन इक्वेशन दे देगा। ये हो जाएगा इक्वल टू 17 पॉइंट। किसी को डाउट है तो इसमें बताइए इस क्वेश्चन में। अब यही लेवल का, किसी लेवल का क्वेश्चन आपके टॉपिक का है, ये भी मैं बता दूं, यही आपका लेवल है क्योंकि आप बहुत हाई लेवल, आपने क्या के पेपर को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा कि देयर आर ABC 3 सेक्शंस, तीनों सेक्शंस में आपको कौन सा पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और पीएचडी वालों को क्या सॉल्व करना होता है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं वहां। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही लोगे, आपके अप टू अंडर ग्रेजुएट आप जो सेक्शन आप सॉल्व कर सकते हो वो उसमें बताया रहता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे पिछला वाला था, ये डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता बट आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। अगर आपने सेमेस्टर में किसी सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर पढ़ लिया है तो कोई इशू नहीं है, मैंने थोड़ा सा उसको हिंट करते हुए बता भी दिया। चलिए अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया 17 पॉइंट। किसी को डाउट है इसमें तीनों इक्वेशंस बनाने में? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का, ये क्वेश्चन थोड़ा और डीप में ले जाएगा एटॉमिक फिजिक्स को। आप जानते हैं F एक क्वांटम नंबर है, इसको बोलते हैं HFS, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। अब आप सोचेंगे हाइपर फाइन क्या है, फाइन तो पढ़ाई नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं 10 मिनट में। अगर आपको डाउट रहता है तो मैं जरूर आपको बोलूंगा कि आप डिटेल्ड टॉपिक इसका पढ़ें अगर इंटरेस्टेड है तो। जैसे अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं HFS का मतलब है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो HFS में एक HFS क्वांटम नंबर होता है। HFS क्वांटम नंबर F की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू J प्लस I टू J माइनस I। I क्या है? where I is nuclear spin and J is total angular quantum number, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है J। अब आप सोचोगे कि कैसे निकलेगा, निकालना अभी इसी क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके आगे मैंने J कैलकुलेशन का अलग से तरीका बताया हुआ, हालांकि I का मैंने बताऊंगा कि न्यूक्लियर का टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा तो आपको ये चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, न्यूक्लियर स्पिन कैसे निकालते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन है और एक J है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, और 1s1 2s0 2p1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे बता सकते हो आप? 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना है? 1s0 में 1s1 में ऑर्बिटल 0 यस। स्पिन कितना है? हाफ। फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन L1 हो गया, तो L2 कितना है सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए? 0 दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन जहां पर फिल हुआ है दूसरा इलेक्ट्रॉन, कैसे वन बताया? p ऑर्बिटल में है। यस, 2s0 बस बीच में दिखाया है कंफ्यूज करने के लिए, 2s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये याद जान लीजिए देख करके। 2s में 0 लिखा है मींस 2s सबसेल इज अनफिल्ड एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी भी स्पिन हाफ होगी। यस सर ओके, देयरफॉर L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कपलिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए L1 प्लस L2 मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन से L1 माइनस L2 एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन तक सारे वैल्यूज नोट करने होंगे। क्लियर? L1 प्लस L2 कब आएगा? जब दोनों वेक्टर्स ऐड होते हैं। L1 माइनस L2 कब आता है? जब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता था तो a प्लस a बोल देते थे और डिस्ट्रक्टिव होता था तो a माइनस, याद है? कंस्ट्रक्टिव में बोलते थे कि बोथ आर इन सेम फेज एंड डिस्ट्रक्टिव में बोलते थे अपोजिट फेज। कुछ समझ में आया? यहाँ पैरेलल से लेके एंटी पैरेलल तक जितने कॉम्बिनेशंस L1 L2 के मिलेंगे सभी कॉम्बिनेशंस को नोट करना है। तो ये वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता था इंटरफेरेंस में, यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स ऐड हुए हैं क्योंकि ये फेज में होंगे, पैरेलल होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब आउट ऑफ फेज होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। क्लियर? तो L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2 ये हमने यहाँ पर देखो तो कितना आएगा मेरे पास, ध्यान रखना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो 0 प्लस 1 टू 0 माइनस 1 कितना का वैल्यू? 1 यस, नेगेटिव ना आए इसीलिए मैंने मॉड लगा रखा है, सब्ट्रैक्ट करने वाले में नेगेटिव आ सकता है तो मैं उसको हमेशा मॉड लगा दूंगा कि नेगेटिव ना आए। ऑलवेज दिस एंगुलर मोमेंटम रिजल्टेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। कैपिटल क्या होगा? S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2 कितना आएगा ये भी बता देना। ये स्पिन स्पिन कपलिंग है, स्पिन 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 एंगुलर मोमेंटम को कपलिंग करने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन से एंटी पैरेलल तक सारे वैल्यूज हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, कितना 1 एंड 0। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आ गया रिजल्टेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन क्वांटम नंबर भी रिजल्टेंट आ गया। ये आपको याद होगा कि इसमें क्या नाम है हमारे पास, जब हम लोग I की वैल्यू निकालते थे बोलते थे I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 स्क्वायर रूट में और cos डेल्टा 1 लगा देते थे, याद है?
रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्या रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है। रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम में एक वैल्यू तो cos डेल्टा की वैल्यू +1 लेके निकालेंगे, एक -1 लेके, और इससे हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ना हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं L L² L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 एंड वही cos डेल्टा। क्लियर। ऐसे कैपिटल S स्क्वायर में हिंट जस्ट दे रहा हूँ इसको रिलेट करने के लिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स जो भी आप इसको समझिए। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैसे हम लोग कपलिंग में दिखाते हैं। दो एंगुलर मोमेंटम, दो स्पिन, दो ऑर्बिटल। मैंने रिलेटेड फार्मूला भी बता दिया कि ये cos डेल्टा +1 -1 होगा तो पैरेलल से एंटी पैरेलल तक सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे कैपिटल S कैपिटल L दोनों के। तो cos डेल्टा की वैल्यू +1, पैरेलल -1, एंटी पैरेलल। क्लियर। कपलिंग समझ में आ गया। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कपलिंग। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा। नेक्स्ट क्या है, कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा, कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा। S1 + S2 to S1 - S2, L1 + L2 to L1 - सेम फेज सेम डायरेक्शन से एंटी पैरेलल डायरेक्शन तक सभी कॉम्बिनेशंस नोट कर लिया। ओके, सो नाउ LS कपलिंग। आपने एक स्टूडेंट ने किसी ने बोला था कि मुझे LS कपलिंग सीखना है। सो नाउ LS कपलिंग अप्लाई करेंगे, J की वैल्यू क्या निकलेगी, J L और S दोनों का रिजल्टेंट होगा, ऑर्बिटल और स्पिन दोनों का रिजल्टेंट होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम इज J, मैंने शुरू में लिखा था टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर के लिए। तो J क्या है, क्वांटम नंबर है टोटल एंगुलर मोमेंटम का। J = L + S to L - S, दिस इज इक्वल टू अब इसमें भी L और S के पैरेलल कॉम्बिनेशन से एंटी पैरेलल तक जितनी वैल्यूज हैं सबको लिखेंगे। अब इसकी वैल्यूज, इतनी हंसने की क्या बात हो गई। तो इसमें हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हैं, एक स्पिन 1 लेकर एक किसी का माइक ऑन कर दो। भाषा समझ में आया तो फिर हमें भी हंसी आ जाए। चलिए S और L दोनों के कॉम्बिनेशंस देखने हैं। L की वैल्यू तो 1 ही है, स्पिन की वैल्यू 1 और 0 दोनों। सो पहला कॉम्बिनेशन क्या देगा, 1 और 0 का। 1. यस, व्हेन L is 0, L is 1 एंड S is 0, क्या आएगा, ओनली 1। और यहाँ पे क्या आएगा, 2। दूसरे कॉम्बिनेशन में बताना, when L is 1, S is 0, J is 1, and when L is 1, S is 1, what is J? 2. 2 भी आएगा, 0 भी आएगा। देखिए एडिशन में ऐड करोगे तो 2 का 1 + 1 और सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 1 0। लेकिन ध्यान रखना ये क्वांटम नंबर है एंड क्वांटम नंबर्स ऑलवेज हैव डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट। क्वांटम नंबर लिखते समय हमेशा ध्यान रखना 2 और 0 लिखा है तो 1 उसमें इंक्लूड करना हमारे लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आ तो नहीं रहा है ना इस कैलकुलेशन से क्या नहीं आ रहा है, सर। जब हम L को भी 1 रखते हैं और S को भी 1 रखते हैं, फिर J की वैल्यू 1 नहीं आ रही है। सर 2 और 0 ही आ रही है। 2 और 0 आ रही है, 1 नहीं आ रही। क्या इस तरह के कॉम्बिनेशंस में जो मैंने बनाया अभी, क्या इसमें L S J तीनों का समिश, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम दिख रहा है आपको। तो अगर L का मैग्नीट्यूड 1 है, S का मैग्नीट्यूड 1 है, J का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। अरे क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर कभी भी आप क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि एक 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बीच में 2 3 4 सब आएगा। क्वांटम नंबर हमेशा एक 1 यूनिट का डिफरेंस रखते हुए दिखाई जाएंगे। ऐसा नहीं है जैसे हम कि हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, 11th नहीं पढ़ा, 12th में डायरेक्ट आगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं पढ़ा, डायरेक्ट फाइनल ईयर आगे। हमारी क्लासेस में एक एक साल का ऐड होता है, डायरेक्ट 2 साल का 3 साल का गैप नहीं दिखाते। ये नहीं है कि 1 के बाद सीधा 5 आ गया, 5 के बाद सीधा 8 आ गया ना वाला। इक्वल स्पेसिंग लेते हुए क्वांटम नंबर दिखाई जाते हैं। क्वांटम नंबर का ये सबसे बेस्ट रूल है कि उनमें डिफरेंस हमेशा 1 यूनिट का मेंटेन करना ही पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जब मैंने बोला, अब देखिए L का है 1, S का 1 है, L और S का 1 वैल्यू है और ये दोनों अपोजिट है, तो J कितना आएगा यहाँ, 0। L S, L भी 1 है, S भी 1 है, J कितना आएगा, 2। तो 2 और 0 तो यहाँ से दिख रहा है और 1 यहाँ से भी दिख रहा है ना आपको, बताइए। So there are 3 combinations of J values by using L = 1, S = 1। L और S दोनों को 1 1 लेकर J की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। क्लियर। Yes, sir. क्वांटम नंबर्स में हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंड वैल्यूज में हमेशा 1 का डिफरेंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बीच में एक आध कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी आ रही है तो उसको लिखना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ 1। ये मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। 1 आया, 5 आ गया तो 2 3 4 के अंदर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। 1 आ गया, 3 आ गया तो 2 उसमें अंडरस्टूड है कि 2 इज आल्सो अवेलेबल। ये क्वांटम नंबर है और ये कॉम्बिनेशंस वेक्टर कॉम्बिनेशंस पर चलता है। जो भी मैंने इमेज बनाया ना, ये एंगुलर मोमेंटम को कपलिंग कैसे की जाती है वेक्टर से, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उससे मैंने बताया था। इमेज हालांकि मैंने मिटा दिया है, बट ये ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम कपलिंग जैसे वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर कैसे ऐड होते हैं ये तो आपको 6 7 क्लास जब वेक्टर पढ़ाया गया होगा तब से बताया गया होगा। तो कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो या स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो, इसमें आपको हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मुझे आपको बताने की जरूरत खास नहीं है। सो हियर वी आर गेटिंग 4 वैल्यूज मिल रही हैं, J = 1, J = 0, J = 1, J = 2। ये क्या था, L = 1, S = 0 एंड J = 1। L = 1, S = 1 एंड J = 0। L = 1, S = 1 एंड J = 0। 1 L = 1, S = 1 and J = 0। So these are the possible combinations
अब इसमें आपको एक छोटा सा और टर्म बताता हूँ। टर्म का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोलते हैं। फिजिक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दोनों में आपको पढ़ना पड़ता है। तो दीज आर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ एलएसजे। एलएसजे कॉम्बिनेशंस देखकर कुछ साइंटिस्ट ने एक स्पेशल तरह से इसको लिखने का मेथड डेवलप किया था। स्पेशल मेथड क्या है? उसमें एलएसजे तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। सो टर्म होता है 2s+1, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जे इसके नीचे सब्सक्रिप्ट में लगा देना। ठीक है, तो 2s+1 एलजे क्या आएगा बताना पहले कॉम्बिनेशन के लिए। पहले कॉम्बिनेशन के लिए 2s+1 एलजे क्या आएगा? 2s+1 1, L1 अब L1 है तो P बोलेंगे इसको, और ये 1। ठीक है, ध्यान रखना ये जो है 2s+1 इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दिस इज नोन एज स्पिन। आपको याद है एक दिन मैंने स्पिन 3/2 बोली थी, तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बनाए थे ना ms के, प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2। तो आज यहाँ स्पिन 1 है, वो स्पिन 0 है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके ms वैल्यूज के? 1 इसी को हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। ओनली 1 कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे स्पिन कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ms वाले? 1 3 3 yes 3 +1 +0 और 1 +1 -1 0 1 रहेगा ना 0। तो यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर है ns भी। तो उसको हम लोग यहाँ क्या आएगा टर्म बता सकते हो? 3p0 3p0। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसके करेस्पॉन्डिंग नंबर नहीं लिखना है, उसका सिंबल बनाना है। तो जैसे s = 1 लिखा तो 3 हो गया। ये क्या है? ये है p टर्म। ध्यान रखें l = 0 होता तो उसको s टर्म बोलते हैं। दिस वन इज p टर्म। ये p टर्म है, p टर्म। ठीक है, अगर 2 होता l की वैल्यू तो कौन सा टर्म आता? d टर्म है। तो ये 3p0। दूसरा नीचे और सारे टर्म क्या होंगे? 3p1 और यहाँ आ गया 3p2। 3p4 यस 3p0 3p1 3p2 दीस आर थ्री टर्म्स करेस्पॉन्डिंग टू ट्रिपलेट। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। और ये क्या है? 1 आ गया तो उसको बोलते हैं सिंगल एक्स, सिंगल ms वैल्यू सिंगलेट। 3 ms वैल्यूज ट्रिपलेट, 2 होता डबलेट, इसको बोलेंगे सिंगलेट p1। j की वैल्यू 1 आ रही है, j को सब्स्क्रिप्ट में लिख दिया, l जो है सिंबल में लिख दिया p, और जो स्पिन है उसकी मल्टीप्लिसिटी लिख दी, सिंगलेट। और ये क्या है? ट्रिपलेट। ठीक है, ये आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो पूछा था हाइपरफाइन स्टेट्स कितनी होंगी? हाइपरफाइन स्टेट्स फाउंड इन 3he। अब 3he जो है, 3he का मतलब क्या है? 2 प्रोटॉन्स एंड 1 न्यूट्रॉन। इसकी न्यूक्लियर स्पिन i कितनी होगी बता सकते हो आप? न्यूट्रॉन की स्पिन बता सकते हो कितनी होती है? 1/2। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी फर्मियंस हैं, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं ये, और इनके लिए स्पिन सभी हाफ होती है। अब आप दो प्रोटॉन्स जो है उनको इंक्लूड क्यों नहीं किया आपको मैं बता दूं। जब भी इवन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इवन नंबर में कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसके लिए कैंसिलेशन हो जाता है। जैसे यहाँ 2 प्रोटॉन हो गए तो प्रोटॉन की कैंसिलेशन हो जाएंगे, दोनों की स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो प्रोटॉन का जैसे ही इवन नंबर कॉम्बिनेशन आएगा तो प्रोटॉन के थ्रू टोटल स्पिन में कोई एडिशन नहीं होगा। प्रोटॉन के थ्रू, क्योंकि इवन नंबर है, दोनों के थ्रू कोई भी एडिशन नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं होगी प्रोटॉन के थ्रू, ओनली न्यूट्रॉन की स्पिन यहाँ पर टोटल स्पिन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगी। क्लियर? तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ देखिए, व्हेन आपके पास टर्म्स आ गए थे, टोटल 4 टर्म्स हैं, एक सिंगलेट है, 3 ट्रिपलेट है ना। तो एक इस तरह से मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। एक हुआ 1 2 3। चलिए, ये आपके पास जो स्टेट्स दे रखी थी उसमें जो आप यहाँ बना रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? किसी स्टूडेंट ने कभी पढ़ रखा है इस तरह का इन्फॉर्मेशन? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक 1s में था, एक 2p में था, और इस तरह से हमने इसका 1s1 कपलिंग करते हैं जे ls कपलिंग करते हैं। तो जैसे ls तो कर दिया। अब ये वैल्यू जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? 3p0 3p1, 3 वाले एक साथ कर दिया और इसको 1 वाला सिंगलेट वाला यहाँ। क्रिस्टल फील्ड। क्या बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, चलिए चाबी थोड़ी देर बाद। लेवल्स होते हैं। हैं? सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। नो, इतना डीप में बताओ। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। नहीं, सोचो सोचो, कोई सोच लेगा तो अच्छी बात है। अभी भी सोचते रहो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खत्म हो गया, काफी टाइम है आप लोग सोच समझ के बताओ क्या बोलते हैं इसको। अरे एटॉमिक तो पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत इसी सेमेस्टर में, कि एकदम से गोल कर दिया एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ाया। इसलिए अंडर ग्रेजुएट का सिस्टम बहुत कुछ चेंज होना है। प्रॉब्लम ये है ना, अंडर ग्रेजुएट में बच्चों को एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सॉलिड, न्यूक्लियर कुछ भी नहीं पता। क्यों नहीं पता होता है कि सबको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर्स लेके चला जाता है, मैथमेटिकल थोड़ा बहुत लगा दिया नहीं, सब वही पढ़ाते बैठे हैं टीचर्स। क्या मैक्सवेल इक्वेशन, थर्मल में भी वही इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, आपको इसमें भी जो एडवांस टॉपिक है वो एकदम से कम टच किए जाते हैं। प्रॉब्लम टीचर्स की भी हो सकती है, प्रॉब्लम सिलेबस बनाने वाले की भी हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे टॉपिक सब नहीं पढ़ेगा कोई भी, तो 4th ईयर में जब अब एनईपी वाला सिस्टम लागू पड़ेगा तो 4th ईयर में प्रोजेक्ट किस करेगा? क्लासिकल मैथमेटिक्स में। जब मॉडर्न फिजिक्स का टाइम आ जाता है तो क्लासिकल में ज्यादा रोल नहीं रह जाता है उसको पढ़ने का। चलिए, आपसे मैं एक फार्मूला, मैंने यहाँ सबसे पहले f लिखा हुआ है। कैन यू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इफ j एंड i आर गिवन? j और i गिवन है तो f की वैल्यू क्या होगी? तो ये आपके पास था 1p1, करेक्ट? ये था 3p0, 3p1 एंड 3p2। तो i की वैल्यू हमेशा
1/2 रहेगी। आई ऑलवेज 1/2 रहेगा, न्यूक्लियर स्पिन चेंज नहीं होता। अब आप जी की वैल्यू भी देख रहे हैं, आई की वैल्यू भी देख रहे हैं, एफ की वैल्यू बता सकते हैं आप क्या क्या आएगी? पहले केस में जे वैल्यू है 1, आई वैल्यू है हाफ, आई की वैल्यू है 1/2। ख्याल दिया आई/2 लिख दिया मैंने, 1/2 लिखना था। देखिए बताइए कि आई की वैल्यू है हाफ और जे की वैल्यू है 1, क्या होगा एफ? बताओ भाई एफ क्या होगा? एफ का फॉर्मूला होता है सिमिलर से जैसे जे प्लस आई से जे माइनस आई, वही अप्लाई करना है, लिख भी रखा था। 3/2 to 1/2 3/2 एंड 1/2, ओनली 2 वैल्यूज, बीच में डिफरेंस 1 का है इसलिए कोई एक्स्ट्रा टर्म ऐड नहीं करना। तो यहाँ लास्ट नीचे सबसे लोएस्ट लेवल जो होगा एफ की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 1/2, ऊपर एफ 3/2। दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, 1p1 दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ कब? जब न्यूक्लियर स्पिन कंसीडर किया गया। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन कंसीडर करने का मतलब है कि ये हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में आ गया है। अब जब 1/2 है तो इसमें क्या होगा? इसमें एफ की वैल्यू हाफ रहेगी, यहाँ भी एफ की वैल्यू हाफ एंड 3/2 एफ 3/2 एफ 5/2। क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा? चेक कर लीजिए सभी कॉम्बिनेशंस को। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इज नोन एज, मैं पहले पूछ रहा था जो, ये है फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फाइन स्ट्रक्चर है। क्लियर? सर इसमें ऐसे होता है ना कि मतलब कि जो डेंस ऑर्बिट होते हैं वो लोअर उस पे आते हैं और मतलब लोअर एनर्जी लेवल में, और जिसमें हाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपर, सॉरी जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपर एनर्जी लेवल में आते हैं, और जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर में आते हैं। ये कहाँ से पढ़ लिया? सर लाइक इसी में मतलब जब हम फाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसमें जब हम लिखते थे न्यूक्लियर में तो उसमें ऐसे भी लिखते थे कि जो 1s1 है वो आप ऊपर होती है। न्यूक्लियर में जो लिखते थे वो एटॉमिक में लिखेंगे इसकी कोई गारंटी है? आप न्यूक्लियर में लिखते थे एटॉमिक में लिखते थे, पहले ये क्लियर कर लीजिए। सर न्यूक्लियर, तो मैंने न्यूक्लियर का कहाँ लिखा है? दिख रहा है आपको? न्यूक्लियर कहाँ लिखा है आपने? सर लेकिन टॉपिक तो वही है ना। नहीं है, न्यूक्लियर का टॉपिक कहाँ से आपने जूम कर लिया? मुझे न्यूक्लियर का ओनली आई यूज करना था, न्यूक्लियर स्पिन ऑफ 2He3, जो कि मैंने साइड में एक बॉक्स बना के बस उतना ही डिस्कस किया कि आई की वैल्यू 1/2 आती है, बस उतना ही न्यूक्लियर पार्ट है। यहाँ हुंस रूल लगता है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग, हुंस रूल के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, ये कैसे जाते जरूर है, लेकिन यहाँ पे उसका भी आपको बहुत ज्यादा डीप में यूज नहीं करना। ठीक है, लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, ये केस आता है फाइन स्ट्रक्चर में, लेकिन उसका भी यूज यहाँ कहाँ पर है? यहाँ तो आपको एफ पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन तो फाइन स्ट्रक्चर का है नहीं, हाइपर फाइन का उससे आगे का है। यहाँ पर मैंने जे बढ़ाया है ना नीचे से ऊपर की तरफ, यस सर। 0 1 2, 2 सबसे ऊपर है, 0 सबसे नीचे है। क्यों? क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, p ऑर्बिटल p सबसेल में लेस देन हाफ फीलिंग हुई है, आधे से कम भरा हुआ है। जब भी किसी ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, अगर लेस देन हाफ फील्ड होगा तो लोअर जे वैल्यू लोअर एनर्जी लेवल साइड में होगा, हायर जे वैल्यू हायर एनर्जी साइड। ठीक है, लोअर जे के करस्पॉन्डिंग लोअर एनर्जी, हायर जे के करस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी। जब भी मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी आपको ये दिखेगा लोअर एनर्जी पर लोअर जे वैल्यू, तो आप जान लेंगे कि ये लेस देन हाफ फील्ड होगा। क्लियर? यस सर। हाँ, और यही अगर 2p5 हो जाता, 2p5 हो जाता तो क्या कहते हैं? दिस इज मोर देन हाफ फील्ड। p सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 से ज्यादा होने पर उसको 3 से ज्यादा मतलब 4 5 हो जाता, तब हम कहते हैं कि ये मोर देन हाफ फील्ड है। और उस केस में उल्टा करते थे, उसमें 3p2 नीचे आता, ये जो 3p2 है ना ये नीचे आ जाता, 3p0 को ऊपर कर देते। बस यही चेंज आता है। एटॉमिक की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर में हमेशा हायर जे वैल्यू को लोअर साइड में लिखने का, कैलकुलेशन करने का, ये आप देखोगे वहां पर ये जूम किया जाता है कि जो हायर जे वैल्यू है वो लोअर लेवल पे जाएगी। उसका रीजन जो न्यूक्लियर में डिस्कस कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो यहाँ जो ये एनर्जी लेवल है ना, ये सिंगल एनर्जी लेवल, ये 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग एक कोई पेज होता है उसको बोलते हैं लाओ टुकड़े टुकड़े कर, एक एनर्जी लेवल कई पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, किसको बोलते हैं? पता है, हम लकड़ी लेकर के प्लास्टिक लेकर के बोलते हैं लाओ मैं चाकू से इसको पतला पतला बहुत फाइन फ्लेक्स में काट देता हूं। चिप्स देखो, आलू देखो, आलू में कोई बोलता है मैं मोटे मोटे चिप्स काट दूंगा, बोलता है नहीं और फाइन करो इसको, तो और फाइन करने में और पतला लेयर हो जाता है चिप्स का, फ्लेक्स का। फिर कोई कहता है नहीं अभी हमारे पास एक मशीन है उसके थ्रू और इसको फाइन में लाएंगे। तो जब फाइन से भी फाइन किया जाता है तब उसको बोलते हैं फिजिक्स में हाइपर फाइन। मतलब उसमें एनर्जी लेवल खुद भी जो फाइन स्ट्रक्चर लेवल है वो अपने आप को फिर से हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स में, हाइपर फाइन लेवल्स में डिवाइड करता है। क्लियर? तो आप जैसा देख रहे हो, ये एक लेवल दो पार्ट्स में, ये एक लेवल दो पार्ट्स में, ये एक लेवल दो पार्ट्स में, और एक जिसमें जे 0 है वो सिंगल एक पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। तो अभी हाइपर फाइन में कितने सब स्टेट्स मिल रहे हैं आपको बता सकते हो? हाउ मेनी स्टेट्स आर पॉसिबल? कितने स्टेट मिल रहे हैं? 7। यस, आंसर हो जाएगा 7 हाइपर फाइन स्टेट्स। इस क्वेश्चन का आंसर यही था। अगर आपसे पूछता है कि इसमें कितनी फाइन स्ट्रक्चर स्टेट्स हैं तो आप कहते हैं ओनली 4 फाइन स्ट्रक्चर स्टेट्स एलएस कपलिंग के थ्रू यहां हमें मिल रहा था। बट जैसे ही हमने न्यूक्लियर स्पिन ऐड किया ये हाइपर फाइन स्टेट देने लगा, और हाइपर फाइन स्टेट टोटल 7 है, टोटल 7 है। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा यही हिंट करना चाहता था आपको, थोड़ा सा आप इसके बारे में देखिए। मैं जस्ट हिंट कर रहा हूं कि एटॉमिक का पार्ट है, मॉलिक्यूलर का पार्ट है, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट होगा तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर जस्ट टीआईएफआर तैयार करना चाहते हो तभी ऐसे क्वेश्चन आप हाथ लगाएं, अदरवाइज आप अपने जैम के सिलेबस पर पूरी तरह से अपना कमांड बनाए, कंफर्टेबल हो उस टॉपिक में जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे और टीआईएफआर के एग्जाम्स में क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, कहां से देगा, किस टॉपिक से देगा, और ये भी है कि ये आपको इतने लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, आप बस अपने जैम के लेवल तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, उससे आपको निकल जाता है जैसे टीआईएफआर, तो ठीक है। अदरवाइज आप अपने जैम के एग्जाम पर फोकस करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, जैम के एग्जाम से क्लियर करके जाओगे ना तो जैसे टीआईएफआर में एग्जाम क्वालिफाई आप आराम से कर लोगे।
बहुत अच्छा मार्क्स की बात अगर करें तो लक बाय चांस मिल सकता है, अदरवाइज इसमें जो पीएचडी करने जाते हैं ना उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा स्कोप रहता है। ये सारे क्वेश्चन जो भी आप पढ़ रहे हो ये एनएससी कोर्स में आपको जरूर पढ़ाया जाएगा, मास्टर साइंस में एनएससी कोर्स में। अंडरग्रेजुएट में तो इसका जस्ट एक झलक दिखा दी जाती है, बस इसका एक ट्रेलर देख लीजिए कि ऐसे है क्या। अच्छा एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको आगे चलता हूँ 14 नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, वाला 2-3 क्वेश्चन छोड़ूंगा क्योंकि मुझे भी अब आज की क्लास का माइंड भी करना होगा ना, 2-3 क्वेश्चन अभी जेएनयू के भी बचे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आई कोलाइड्स हेड ऑन विथ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैविंग स्पीड u i। एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू आई है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आई हैज इनिशियल मोमेंटम, बता सकते हो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका? e by c। ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन वो पीएचडी वालों के लिए क्वेश्चन था, आप पेपर टीआर का लेकर देख सकते हो उसमें कौन से क्वेश्चंस अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए। तो अगर प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू आई है तो उसका मोमेंटम p e by c होगा, और e की वैल्यू होती है एनर्जी इक्वल टू h न्यू आई, सिंस e इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है क्वांटम m नॉट क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0 फॉर फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास 0 है। तो अब आप इनिशियल मोमेंटम देख रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mv mu i। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, मास है mu i। अब ये स्कैटरिंग होती है और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर जाते हैं और आगे क्या दे रहे हैं? इट इज फाउंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। किस टाइप की स्कैटरिंग हुई होगी? जस्ट डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इलास्टिक, इलास्टिक है लेकिन डायरेक्शन जस्ट चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम। इलास्टिक है, सिमिलर टू इलास्टिक कर सकते थे, लेकिन इलास्टिक वाले में एक्चुअली क्या होता है ना, मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो भी सेम टू सेम रह जाता है उसी तरह से। तो इसको हम लोग इलास्टिक में इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, इलास्टिक मान सकते हैं इसमें। अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, इसलिए उसमें आप कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम इज मोर लार्ज वैल्यू। तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, आपको याद है ना, ये अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए इधर से इधर, इधर p1 है इधर माइनस p1 है, तो चेंज कितना हुआ? 2p1 का है ना। तो इस बेसिस पर आप इसमें कह सकते थे, बट एनर्जी देखकर आप कह सकते हो कि एनर्जी चेंज नहीं हुआ, तो इसको इलास्टिक में इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, जस्ट इग्नोर करके अगर मोमेंटम देखा जाए तो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट होल्ड फॉर दिस टू हैपन। एनर्जी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड इंसिडेंट फोटोन बोथ आर सेम, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एनर्जी सेम होगा। अब आप बताइए ऑप्शंस पढ़ के कि कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu i mu i। कैसे? एक मिनट, आई लिखा है ना मैंने, एक मिनट, आई यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर फोटोन के लिए p, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए e, सिंबल जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही यूज कर लेता हूँ मैं अभी कह रहा हूँ कि आई मतलब इनिशियल, p सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, उसका मतलब होगा कि वो फोटोन का है, e इलेक्ट्रॉन का है। अब आप एक बात बताओ कि जब फोटोन का इनिशियल मोमेंटम h म्यू i बाय c है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी सेम रह गई तो? बताइए फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सर सेम हो सर सेम ही होगी, सेम हो नेगेटिव सर हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में गया भले, लेकिन वो अभी भी सेम मोमेंटम से होगा। तो मोमेंटम विल बी सेम बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज सेम। चलिए, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना जानते हो आप? यस सर तो अप्लाई करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? बताइए। सर mu i plus 2h mu i upon c। क्यों ऐड किया? सर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर हम उनका मतलब नेगेटिव साइन लेंगे तो फिर वो मतलब राइट साइड जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिखा है कि मैग्नीट्यूड लिखा है? माइनस क्यों लगा दिया आपने? जब मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो इसमें माइनस लगाने की जरूरत है, डायरेक्शन में होगा माइनस। अरे पहले जो ट्रेवल कर रहा है बाद में भी उसकी फोटोन जो है उसका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए उसका मोमेंटम भी सेम है। तो भाई एनर्जी कहीं एक दूसरे को ट्रांसफर होने जा रहा है, उतनी एनर्जी से आगे जा रहा था उसी डायरेक्शन से पीछे जाने लगा उसी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से, सेम तो यही इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा ना। दैट मींस कि मोमेंटम कंजर्व है, और मोमेंटम कंजर्व है तो क्या कंजर्वेशन है? इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम्स दे आर एक्चुअली इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज हुआ होगा ना। इनिशियल वाला फाइनल में चला गया, फाइनल वाला इनिशियल में आ गया, जो भी इस तरह का केस हो रहा है। हेड ऑन कोलिजन है क्वेश्चन, कभी आप गूगल पे कोलिजन टॉपिक सर्च करना, आपने बीएससी का पार्ट 1 पढ़ा होगा, हेड ऑन कोलिजन में आपको ये चीजें दिखेंगी, ठीक है। और जब एग्जैक्टली सेम मोमेंटम से वो बैक जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? सेम मोमेंटम से पीछे जाने का क्या मतलब हुआ? कि मोमेंटम इज कंजर्व इन द प्रोसेस।
क्या इसमें चारों ऑप्शंस में कोई करेक्ट कर सकते हो? पढ़ के आप ऑप्शंस पर आ जाओ। इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोले तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा ये भी बता दो। यही होगा। यस सर। क्वेश्चन के आंसर पर बात कीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पहला ऑप्शन देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि ये फोटोन के मोमेंटम के बराबर है ना। इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का मोमेंटम सेम है, ऐसा पहली लाइन में दिख रहा है। दूसरा है इनिशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2h/i। नो, इनिशियल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के लिए तो मोशन भी हो रहा है, स्पीड भी है, इलेक्ट्रॉन के पास रेस्ट मास एनर्जी भी है, तो रेस्ट मास एनर्जी भी ऐड करेंगे और साथ साथ से काइनेटिक एनर्जी को भी ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन बी तो नहीं करेक्ट हो सकता। पता चला गया, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन ए को भी छोड़ रखा है हमने। इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ये एचन्यू से तो इसका एनर्जी रिलेट नहीं करेगा, एचन्यू से हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलेटेड नहीं है, फोटोन की हो सकती है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनिशियल मोमेंटम 2h/i/c, ये तो नहीं हो सकता। 2h/i/c नहीं हो सकता इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम mu लिखा था, अब mu क्या फोटोन के मोमेंटम से रिलेट हो रहा है। इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं है करेक्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए दोनों फॉर्मूले करेक्ट नहीं है, एचन्यू से तो आएगा ही इसका एनर्जी। इसकी एनर्जी में मास के साथ वेलोसिटी रहेगी, रेस्ट मास एनर्जी अगर रख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास रखेंगे। अब ऑप्शन ए देखते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सॉरी p इलेक्ट्रॉन i प्लस p i फोटोन इज इक्वल टू p, ये तो अप्लाई कर ही दिया ना। अच्छा, क्या यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये इमेज दिखा है इनिशियल में, एक फोटोन यहाँ तक गया, इस पॉइंट पर ये कोलाइड हो रहा है। इमेज में देखो, जो इमेज बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये फोटोन इधर से आया, कोलाइड हुए और फोटोन बैक चला गया, इलेक्ट्रॉन भी बैक चला गया। ठीक है, क्या यहाँ ये बात बोली जा सकती है कि जो फोटोन का मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन को बैक साइड में ले जाने के लिए फोर्स करेगा और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो फोटोन को बैक साइड में ले जाएगा? अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन जैसे होता है ना कि हेड ऑन कोलिजन हुआ, एक्जेक्टली हेड ऑन कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन में एक पार्टिकल जो आगे जा रहा था वो बैक साइड में चला गया क्योंकि फ्रंट वाले ने उसके ऊपर फोर्स किया, और बैक वाले ने फोर्स किया तो फ्रंट वाला बैक हो गया। इस प्रोसेस में जो इमेज दिखा है, इमेज के अकॉर्डिंग ये लगा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन को बैक साइड में जाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स देगा और जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को बैक जाने के लिए फोर्स देगा। और ये हेड ऑन कोलिजन का एक एप्लीकेशन कह सकते हैं लोग, हेड ऑन। तो इस हेड ऑन कोलिजन से ये बात तो क्लियर है कि कहीं भी ये जो तीनों ऑप्शंस बी सी डी हैं ये करेक्ट नहीं हो सकते। ओनली चांस क्या है, ओनली चांस यही है कि ये जो MUI लिखा है दैट शुड बी इक्वल टू h/c, मतलब जिसकी मोमेंटम की बात कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन, वही मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तब ये हेड ऑन कोलिजन पॉसिबल हो सकता है। MUI लिखा था और इसी की वैल्यू h/c भी हो जाएगा। हेड ऑन कोलिजन पढ़ा है कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें कि हेड ऑन कोलिजन हो, उसमें फोटोन का इलेक्ट्रॉन का इस तरह का जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कि इनके मोमेंटम एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इज इट अंडरस्टूड? मोमेंटम इक्वल होंगे तब ये हेड ऑन कोलिजन को आप सर्च करके देख भी लेना कि क्या हेड ऑन कोलिजन में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों का मोमेंटम सेम हो, मोमेंटम कंजर्व हो और साथ साथ मोमेंटम दोनों का इक्वल अमाउंट का हो जो पार्टिकल्स हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं। देखिए इसको एक बार पढ़ के, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिए। यहाँ मोमेंटम कंजर्व होने के लिए दोनों को सेम होना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो व्हीकल्स आ रहे हैं और सडनली हेड ऑन कोलिजन करके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका जो मोमेंटम होगा वो सेम अमाउंट से चेंज होगा। और साथ साथ ये हमें ध्यान रखना है कि जो एक दूसरे का मोमेंटम होगा इक्वल अमाउंट का। इक्वल मोमेंटम का मतलब इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल जो फोर्स है उनका जो एक दूसरे को कोलाइड करेगा। हेड ऑन कोलिजन में जब वो सेम वेलोसिटी के साथ सेम मोमेंटम के साथ बैक जा रहे हैं, इसका मतलब कि इनिशियली उनकी दोनों की मोमेंटम वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना तो ज्यादा डीप में ब्रेक करके देखेंगे तो BCD तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक में तो वैसे भी एनर्जी सेम है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा और डिटेल मैकेनिक्स देखना पड़ेगा, जिसमें कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप हेड ऑन कोलिजन को और डीपली इसमें पढ़ें, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मोमेंटम की पहले बार में दे दिया तो आप उनके एग्जैक्टली सेम होता है ना कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से सेम मोमेंटम से ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक हेड ऑन कोलिजन होगा तो उनको एग्जैक्ट अमाउंट का पुल मिलेगा जो उनको बैक साइड में ले जा सकता है या उनको एक दूसरे से क्रैश करते हुए ले जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हेड ऑन कोलिजन में पॉसिबल है, या दोनों एक साथ मर्ज हो जाए, एक डायरेक्शन में दोनों मूव करें। तो जब एक डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे तो उस केस में क्या होगा, मान लो ये हेड ऑन कोलिजन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन और जो हमारे दोनों पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। उस केस में ये जरूर होता है कि एक ही वेलोसिटी कम रहती है, ज्यादा रहती है। यहाँ क्या है, यहाँ दोनों का मोमेंटम सेम है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में सेम एग्जैक्टली सेम मोमेंटम पहले था इनिशियल में, उसी वैल्यू के साथ ये रिक्वायर हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, कि उसी को यहाँ पर हम लोग रिलेट कर पाएंगे। आगे दो तीन क्वेश्चन है जेएनयू के, पेपर का दो तीन क्वेश्चन अभी भी छूटा होगा, वो आप ये मान लेना कि वो कोर्स से बाहर है, आपके एटॉमिक कोर्स से नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर का है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखोगे तो आप उसमें कहीं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखा है, कहीं रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो, इसको मैं थोड़ा हिंट के लिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जेएनयू का क्वेश्चन एक दो कर लेता हूं और इसी से पता चलेगा कि वो जो वाले क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं ना, उसमें भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है। वाइब्रेशंस प्रोड्यूसिंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, कैसे बनता है, एक है प्लस एक है माइनस, ये होता है ना, दो चार्जेस हो प्लस माइनस तो ये डाइपोल बनता है। अगर मान लो डाइपोल वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग ए चेंज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा, कब होगा चेंज, जब ये प्लस वाला चार्ज इधर मूव करे
तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, ठीक है। ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों वाइब्रेट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से दूरी कम ज्यादा करते हुए वाइब्रेशन में जब आएंगे तो आपको डाइपोल मोमेंट वेरी करता हुआ दिखेगा। क्यों डाइपोल मोमेंट वेरी करता है, इसका रीजन कोई है आपके पास? डिस्टेंस कम ज्यादा होगा। यस, डिस्टेंस वेरी करेगा। डिस्टेंस मतलब कभी दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, कभी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, और इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि डाइपोल मोमेंट वेरी करेगा। डाइपोल मोमेंट वेरिएशन है, क्लियर। तो रेस्ट स्टेट में और मोशन की कंडीशन में ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट, ये है इन वाइब्रेशन। अब आपके पास दो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट, चेंज इन डाइपोल मोमेंट गिव्स आईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। ये भी मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपको पढ़ना है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा का मतलब है इंफ्रारेड रेडिएशन आएगा तो ही मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा का मतलब है कि अगर इंफ्रारेड रेडिएशन डालोगे तो मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन मिलेगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का वेरिएशन होने का मतलब है कि देयर इज चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ऐसा ही वाइब्रेशन होगा जिसमें मॉलिक्यूल के दो एटम्स एक दूसरे से कभी दूर जाएंगे कभी एक दूसरे से पास आएंगे, और इस प्रोसेस में डाइपोल मोमेंट वेरी करेगा। डाइपोल मोमेंट वेरी करेगा और इस डाइपोल मोमेंट के वेरिएशन के लिए वहां पर उसको इंफ्रारेड रेडिएशन डाल करके मॉलिक्यूल को एक्साइट करना। तो एक्चुअली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा का नाम ही है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। जैसे मैं अभी रोटेशनल की बात कर रहा था ना, तो वैसे ही वाइब्रेशनल भी है। रोटेशनल के लिए क्या बोला जाता है पता आपको? रोटेशनल स्पेक्ट्रा, अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो वाइब्रेट करेगा तो इंफ्रारेड रेंज में लेना एनर्जी, और रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस में लेता है? माइक्रोवेव में। आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन के अंदर रोटेशन फेनोमेना यूज होता है, तो इसका मतलब है रोटेशनल एनर्जीज के थ्रू माइक्रोवेव रेडिएशंस आपको जनरेट करने में हेल्प मिलती है, या कह सकते हो कि माइक्रोवेव रेडिएशन से रोटेट करने में मॉलिक्यूल को हेल्प मिलेगी, क्लियर। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रा में भी डाइपोल मोमेंट चेंज होगा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में भी चेंज होगा। एक्चुअली रमन में ना रोटेशनल वाइब्रेशन दोनों होता है। क्या कह रहे हो? यहाँ पे लिखा प्रोड्यूसिंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, चेंज लिखा है, वो चार्ज नहीं है, वो टाइपिंग एरर है। चेंज चेंज रमन स्पेक्ट्रा में रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों होता है, तो जहां भी वाइब्रेशनल होगा आपको वहां पर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू चेंज होगा। चेंज मतलब कभी बढ़ना कभी घटना। तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट रिजल्ट्स इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एज वेल एज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रमन में दोनों होता है, रोटेशनल रमन दोनों होता है, रोटेशनल रमन और वाइब्रेशनल रमन भी। ध्यान रखना रोटेशनल स्पेक्ट्रा ओनली माइक्रोवेव रीजन में होता है। तो यहाँ ए और बी दो ऑप्शंस करेक्ट हो जा रहे हैं, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। ए और बी दो पार्ट इसके सही हैं। वही टीआरआर का 3 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। जेएनयू वाला देखें तो जेएनयू वाले में 2 क्वेश्चन इसके बाद और है, 3 क्वेश्चन सॉरी 3 क्वेश्चन है, मैं उनको जरूर अभी सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि जेएनयू जो एग्जाम कराता है ना। लास्ट क्लास ऑफ एटॉमिक फिजिक्स आज का क्लास लास्ट क्लास यस। सर, मतलब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना इसके बाद से एटॉमिक। हाँ, सिलेबस तो आपका जंग का हो चुका है। मैं जस्ट टीआरआर और जेएनयू के क्वेश्चन लेके बैठा हूं आज की क्लास में, और थोड़ा एलएस कपलिंग जैसे कपलिंग वगैरह सोचा था कि हिंट करूंगा, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया बीच में। अगर कहोगे तो आगे क्लास और लगा लेंगे, लेकिन उसमें क्या पूछना है आप लोग पहले से बता दूं। टीआरआर का मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ा है अभी तो मैंने 14 नंबर कराया, 11 नंबर 10 और ये 8 नंबर, तो 9 नंबर छूटा। 9th नंबर 8 और 10 कर लिया ना, तो 9 छूट गया, 11 कर लिया है, 12 13 छूटा, 12 13 और 9 3 क्वेश्चन छूटे हुए हैं टीआरआर के। और उसके बाद फिर अब जेएनयू वाले में छठा क्वेश्चन किया, रमन एंड इंफ्रारेड दोनों करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपको पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा कि ये क्वेश्चन अच्छा है कि हम लोग जेएनयू वाले एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं। आपको लिखा है मटेरियल व्हिच के एब्जॉर्प्शन एज, अब जैसे के एब्जॉर्प्शन एज देखा, इसको हमारे में डाल दिया, के सेल एल सेल डाल दिया, इज 0.20 एंगस्ट्रॉम, इज इरेडिएटेड विद 0.15 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन? अब इसको तो मॉडर्न में जाना चाहिए था। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है पता है आपको? h nu नॉट माइनस h nu, तो hc बाई लैम्डा नॉट माइनस hc बाई लैम्डा, hc ले लीजिए कॉमन, 1 अपॉन लैम्डा नॉट सर माइनस आपने वो लिख दिया, ऐसा लगता है h mu माइनस h mu नॉट होता है, जिसमें mu नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओ कोई बात नहीं, मेरे मेरे मतलब वो कह सकते हो आपकी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उल्टा समझ लेता हूं कई बार। सिंबल जरूरी नहीं है कि किताब में जो लिखा है वही यूज करो, क्लियर। किताब में जो लिखा है वही यूज करो, ये जरूरी नहीं है। मैं भी वही अप्लाई करता जो मुझे अपने से फार्मूला बनाने का है। जरूरी है वही लिखें जो किताब में लिखा है कि न्यू नॉट, मैं न्यू नॉट एज्यूम कर लूंगा, इंसिडेंट हो रहा है, चलो आपकी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया अभी, ठीक है। तो सिंबल्स है ना, सिंबल्स में क्या मतलब। अब ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू नैनोमीटर होता है। अच्छा एंगस्ट्रॉम दिया है तो नैनोमीटर की जरूरत नहीं है, ये एंगस्ट्रॉम भी लिखो, 12400। आप लोग फ्री हैं जल्दी से आंसर बताने के लिए? 1 अपॉन 1 अपॉन क्या होगा? 0.15 इरेडिएट कर रहे हैं 0.15 एंगस्ट्रॉम से, और जो के सेल है, के एब्जॉर्प्शन एज, उसका वेवलेंथ दिया है, इसका मतलब के सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो हटाने के लिए उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 0.20 एंगस्ट्रॉम है। बात समझ में आ गई? जो के एज है, के एज है, के एज मतलब के सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसकी एक तरह से क्या दे रखी है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। एंगस्ट्रॉम आर कैंसिल आउट, दिस एंगस्ट्रॉम इज कैंसिल विद दिस एंड दिस, 0.05 अपॉन 0.15 0.20। चलिए अब आप इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आया?
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके 20.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जीमान इफेक्ट क्या होता है? जीमान इफेक्ट में अगर हम लोग एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जैसे बताते हो कि आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने के बाद एक सिंगल लाइन, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। सपोज स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स इज नोन एज जीमान इफेक्ट। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या होगा? इन एब्सेंस। तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं इमेज में दिखा रहे हैं कि एक स्पेक्ट्रल लाइन है और वो मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने पर 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। इसमें इफेक्ट को क्या बोलेंगे? इस इफेक्ट को जैसे जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट, और ये एक्चुअली नॉर्मल जीमान इफेक्ट है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एक होता है अनॉर्मल जीमान इफेक्ट। 2 टाइप के जीमान इफेक्ट पढ़ने पड़ते हैं हमें। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया B = 0.5 टेस्ला अप्लाई किया गया। हाउ फार अपार्ट आर जीमान कंपोनेंट्स? जीमान कंपोनेंट्स में जो ये गैप है ना, इसको डेल्टा लैम्डा लिखते हैं लोग। इस गैप की वैल्यू होती है, कह रहे कंपोनेंट्स कितनी दूर जाएंगे। स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ कितना है? इनिशियल वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। तो यहाँ पर डेल्टा लैम्डा का फार्मूला होगा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 46.7 इंटू बी। सॉल्व कीजिए। लैम्डा क्या है? 46.7 मैं जैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। फार्मूला एक्चुअली दूसरा भी होता है इसमें, उसमें कहाँ से 46.7 आया, क्या आया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, लैम्डा की वैल्यू क्या है? 550 नैनोमीटर है, 10⁻⁻⁹ स्क्वायर कर दो उसको, मीटर स्क्वायर हो गया। और 46.7 एक्चुअली 46.7 के साथ ना मीटर इनवर्स बाय टेस्ला होता है, इसके साथ आप लगा लेना मीटर इनवर्स बाय टेस्ला एंड मैग्नेटिक फील्ड B मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर ऑप्शन डी। मीटर इनवर्स बाय टेस्ला एंड टेस्ला में 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए आंसर बता दीजिए सॉल्व करके। सर ऑप्शन डी। B 0.007। यस सर। ओके, देख लीजिए सब लोग, ये मैंने जस्ट फार्मूला बनाया जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए और आप कर सको। और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि जीमान इफेक्ट आपने पढ़ा भी होगा शायद कोर्स में, 5th सेमेस्टर के कोर्स में शायद आपने पढ़ा भी हो। जीमान इफेक्ट में स्प्लिटिंग होती है, कैसे स्प्लिटिंग होती है, और उसके साथ आप फास्टनबैक और स्टार इफेक्ट वगैरह भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा सबका। आ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड देयर आर 3 स्पेक्ट्रल लाइन। मैं 3 जस्ट लिखा रखा है इमेज के लिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन करोगे तो पक्का स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होगा अपने कंपोनेंट्स में। एक क्वेश्चन और करके क्लास एंड करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इसी बेस पर है, इसी टाइप का। ये 9 क्वेश्चन जेएनयू वाला कर लेते हैं, क्योंकि जेएनयू में देखो, जेएनयू में पूरा एटॉमिक फोर्स पढ़ा दिया जाता है और क्वेश्चन पूरे एटॉमिक पार्ट से रहते हैं। जेएन में आपके पास ओनली 1-2 टॉपिक्स ही हैं, तो आप ज्यादा अगर इसमें डिफिकल्ट समझो तो इसको छोड़ भी सकते हो। मैंने जस्ट इसलिए क्वेश्चन कराया क्योंकि हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन था, इसलिए करा था। अब फिर से ये फार्मूला लिख रहा हूँ जीमान इफेक्ट के लिए, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 46.7 मीटर इनवर्स बाय टेस्ला एंड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड B। अब B का वैल्यू यहाँ बताना है आपको, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/46.7 मीटर इनवर्स टेस्ला। आगे लिखेंगे, टेस्ला क्यों आगे लिखा हूं? बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा टेस्ला। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन में, आपके लेवल पर ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है। चलिए डेल्टा लैम्डा क्या दिया है क्वेश्चन में? सोचिए एक ही क्वेश्चन को दो तरह से दिया है जीमान इफेक्ट के। कह रहे लाइन सेपरेटेड बाय 0.45 एंगस्ट्रॉम, 0.45 एंगस्ट्रॉम, और वैल्यू क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम होल स्क्वायर अपॉन 46.7 मीटर इनवर्स। चलिए इसको चेक कर लीजिए, आंसर टेस्ला में देना है। कहीं मिस्टेक हो तो बता। 3.85 Yes. टेस्ला, ऑप्शन बी। चलिए जेएनयू का क्वेश्चन पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। व्यापार में 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, कहोगे तो कभी एक क्वेश्चन इसमें से फिर करा दूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, एक क्वेश्चन तो उसके लिए फिर से टाइम देना होगा, आना पड़ेगा। हमारा कोर्स कंप्लीट है, ओनली 3 क्वेश्चन टीआर पार्ट का छोड़ दे। जेएनयू जस्ट टीआर पार्ट और आईटी जेईई 4 एग्जाम्स को फोकस करते हुए हमने अपना प्रैक्टिस किया है। कुछ डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो आप। मैंने आपको कंपोनेंट्स के बीच में जो वेवलेंथ सेपरेशन है, वेवलेंथ का गैप कितना आएगा जीमान कंपोनेंट्स में, उसके लिए ये टॉपिक आपको बता दिया। इसको बोलते हैं जीमान कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक हुआ है, इमेज जो दिखा रखा मैंने, 4 में भी ब्रेक कर सकते थे। जीमान कंपोनेंट्स में जो स्प्लिटिंग है, गैप है, वो है डेल्टा लैम्डा, उसी को कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। पहले इनिशियल लाइन थी, इनिशियली देयर वाज ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइन एंड आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्विचिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड देयर आर 3 स्पेक्ट्रल लाइन। एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, इस बात को हम लोग बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग है, और इसको बोलते हैं हम लोग जीमान इफेक्ट। तो जस्ट जितना इन्फॉर्मेशन देना था मैंने आपको दे दिया आज की क्लास में। आज के बाद क्लास नहीं लगने वाली है, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग टेस्ट वगैरह होगा तो टेस्ट के बाद आधा पौना घंटा हम लोग देख लेंगे, अगर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराना होगा तो मैं कर दूंगा। क्लियर? किसी टेस्ट में 10-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके वो 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो टीआर वाले हैं अभी बचे हुए। हालांकि उसमें अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना तो अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको कहाँ है क्वेश्चन मेरे। तो स्कोपिक का निकालने का मेथड मैंने लिया हुआ था, देखिए आर्बिटल का कर लेंगे, मैं आपको इस नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो टीआर वाला 12 नंबर, क्या ये क्वेश्चन लगा है कि एटॉमिक फिजिक्स का है? टीआर वाले जो क्वेश्चन नंबर 12 की बात है, वोल्टेज करंट इसमें दे रखा है।
अब ये क्या करते हैं कि मिलते जुलते कोई इलेक्ट्रॉन का टाइम देख लिया, इलेक्ट्रॉन देख लिया, अभी दिख नहीं रहा है कि पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दिया हमारे एमीटर है, वोल्टमीटर है, सारा कुछ लगा रखा। हमने आज तक इकोनॉमिक वाले पार्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। अब ये डलवा देते हैं लोग, रोको तो पता लगेगा कि नहीं ये तो नहीं सॉल्व करना। मैं अब इसमें क्या कराऊंगा, मैं वोल्टेज करंट मैंने कभी पढ़ाया नहीं आपको, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने बैठ जाऊंगा। सर हम खुद ट्राई कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर बता देंगे। अरे प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टीचर से भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि जस्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भी कर रहे हैं ना, कि अगर हमसे बन पता जाएगा। ठीक, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मैं ट्राई करूँ तो मेरे से नहीं होगा, ट्राई करने के ऊपर है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह से मोशन है, उसका क्या वोल्टेज लगा रखा है, डब्ल्यूएचएम कौन सी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें फोकस करते हुए इसको बताना है। और फिर वोल्टेज करंट का कैसा ग्राफ आएगा कैरेक्टरिस्टिक का, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ट्राई कर सकते हो, कर लेना एक बार ट्राई। ये बस ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच में, जैसे पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, इस तरह का ग्राफ करते हो वैसा ही है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन है एटॉमिक मॉलिक्यूल की, फिर से बात आ गई। अब मॉलिक्यूल के लिए बात तो आ गई, साथ में मैंने आपको बोला था कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी है यहाँ। अभी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, तो ये अब इसके लिए अलग से रोटेशनल वाले में वैसे मेरा 50 मिनट 40 मिनट लगा होगा आसपास में। अब इस क्वेश्चन के लिए भी मैं 40 मिनट लेके बैठूं, तो ये दो क्वेश्चन ये छोड़ दिया मैंने, 13 नंबर 12 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में भी एमिशन एब्जॉर्प्शन है, और थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, एक टॉपिक होता है फोर मोमेंटम, पढ़ा है कभी फोर मोमेंटम? उसमें px py pz ये तीन तो मोमेंटम जूम किए जाते हैं, एक एनर्जी भी है मोमेंटम की तरह यूज किया जाता है। हैव यू रेड अबाउट फोर मोमेंटम? जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, 4 मोमेंटम 4 वेक्टर वगैरह। हाँ, तो फोर वेक्टर में जैसे हम बोलते हैं फोर कोऑर्डिनेट्स, इनको उसी स्पेस में एक्स वाई जेड टाइम, टाइम को भी हम चौथा कोऑर्डिनेट जूम कर लेते हैं, वैसे एनर्जी को भी मोमेंटम के अंदर px py pz में एनर्जी मान। अब इसमें फोर मोमेंटम कॉन्सेप्ट में इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और उसके बाद इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए एमिशन एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये आ जाता है, वैसे नहीं दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसको भी इसीलिए कहा है कि टाइम लेगा तो क्वेश्चन मिनिमम हो पाएंगे। चलिए ये तीन क्वेश्चन मेरे चुके हुए 9, 12 एंड 13। तो आज के स्टूडेंट्स मैं क्लास एंड कर रहा हूं, अभी टाइम हो चुका है हमारा, और हम लोग नेक्स्ट कभी टेस्ट डिस्कशन का टाइम आएगा तो उसमें एक दो क्वेश्चन इसमें ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई कर लेना खुद से, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोर्स एटॉमिक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मीनवाइल अगर कोई डाउट होगा तो वो सब अपने इकट्ठा कर लेना, और जब भी टेस्ट वगैरह का डिस्कशन होगा विद इन 1-2 मंथ हो जाएगा श्योर है, उसमें आप लोग क्वेश्चंस को खुद से पूछ लेना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके सभी का ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए मेरा मोबाइल नंबर वगैरह होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, सर एक बार शेयर कर दीजिएगा। मैं मोबाइल में शेयर, ठीक है?